Okay, good evening, everyone. I said good evening, everyone. I want pin drop silence now. Enough talking. We start with the last subject for you in Group 2, that is called as strategic management. Let me give you an overview of the entire subject, what will be our approach, and then without wasting time, we will get started. सबसे पहले, according to me, this subject is going to be the easiest subject in entire Group 2. रीजन नंबर वन, लैंग्वेज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. एंड आई वुड से अगर आप में से कुछ बच्चों ने फाउंडेशन में बीसीके पढ़ा होगा, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा. बिकॉज मोस्टली ऐसा मान के चलिए, बीसीके वॉज डिजाइंड आउट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. बट ठीक है, अगर आप में से कुछ लोगों ने फाउंडेशन में वो नहीं पढ़ा होगा, बिकॉज यू नो दैट सिलेबस हैज बीन चेंज्ड. बेटा एक सेकेंड, डोंट टॉक इन द क्लासरूम. सिलेबस हैज चेंज नाउ, ऑब्वियसली बीसीके इज रिमूव्ड एंड आपका इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस जो इंटरमीडिएट में हुआ करता था, दैट हैज गॉन टू फाउंडेशन नाउ. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड एंड ऑल, आपने शायद ओसीएम करके सब्जेक्ट पढ़ा होगा. इफ यू आर इन सीबीएसई बोर्ड, आपने थोड़ा बिजनेस स्टडीज पढ़ा होगा. मतलब all these subjects are very close to, you can say, strategic management. Although वन मेजर डिफरेंस इज, वो सारे सब्जेक्ट्स में आपको बहुत बेसिक्स पढ़ाए जा रहे थे. मतलब मार्केटिंग क्या होता है, नॉर्मली बिजनेस के डेफिनेशन क्या होते हैं, बिजनेस के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. दैट वाज वेरी वेरी बेसिक अकॉर्डिंग टू मी. उसका थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है जो आपके सिलेबस में इंक्लूड किया है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. और जो ये सब्जेक्ट का सिलेबस 2008 से लेकर के आज तक ऑलमोस्ट सेम है. मतलब अगर आप मुझे बेसिक्स पूछेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, दे हैव नॉट चेंज्ड. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस आल्सो, बिकॉज देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ मैनेजमेंट जो एक्चुअली में कांस्टेंट है फॉर ईयर्स, नॉट जस्ट फॉर लास्ट 15 ईयर्स. आई वुड से दे आर कांस्टेंट फॉर लास्ट 40-50 ईयर्स. जब कंट्रीज ने एक्सट्रीम, यू कैन से, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक्सपेक्ट किया था, और वो एक्सपीरियंस करने के बाद में जब कुछ बेसिक मैनेजमेंट के मंत्रास बनाए गए थे, वो सेम चीज आज भी अप्लाई होता है बहुत सारे बिजनेसेस में. ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप्स, द वे ऑफ डूइंग बिजनेस हैज चेंज्ड. In terms of technology business, the way of doing your business has changed substantially. But जो conventional businesses होते हैं, like for example manufacturing of a product, जहाँ पे technical know-how थोड़ा कम है, ऐसे प्रोडक्ट बनाया जाएगा और एक प्रोडक्ट मासेस को बना करके बेचा जाएगा, उन बिजनेसेस के लिए अभी भी बेसिक मैनेजमेंट के रूल्स में कोई बदलाव नहीं है. तो अप टू सम एक्सटेंट ये सब्जेक्ट शायद नहीं बदला. इसका कारण ये है, अभी भी ये सब्जेक्ट को मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है. टेक साइड के ऊपर फोकस नहीं है बिल्कुल भी. स्टार्टअप वर्ल्ड के ऊपर हार्डली कुछ फोकस है. मतलब कुछ गिना चुना एक दो टॉपिक है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, जहां पे जरूर आप थोड़ा सा स्टार्टअप वर्ल्ड से रिलेट कर सकते हो, स्टार्टअप की दुनिया से. अदरवाइज मेजॉरिटी सिलेबस अभी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है. तो यहां पे एक एडवांटेज है, लैंग्वेज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको सब समझ में आएगा. हार्डली ऐसा कुछ रहेगा कि आपको लगेगा कि ये बहुत चैलेंजिंग है. What may happen is, कुछ ऐसे यू कैन से वर्ड्स वो लोग यूज करेंगे, टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे, जिसका शायद मतलब आपको नहीं पता होगा, बट वंस इट इज एक्सप्लेन्ड, आई डोंट थिंक आपको कोई ट्रबल होने वाला है. नाउ ये एडवांटेज के साथ में एक चैलेंज भी है. चैलेंज बहुत बुरा है. इस सब्जेक्ट को पढ़ाने में बहुत मजा आता है, सब्जेक्ट को सुनने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है. फाउंडेशन में एडवांटेज क्या था? इट वॉज एंटायरली एमसीक्यू, इट इज प्योर एप्लीकेशन. डू यू गेट माई पॉइंट? इंटरमीडिएट में ये एक आईसीआई का थोड़ा प्रॉब्लम रहा है. स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट, देयर वाज अ सब्जेक्ट कॉल्ड एज आईटी, दैट इज ईआईएस, एंड द अदर पार्ट ऑफ दैट वाज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो अभी भी सेम है. यहाँ क्योंकि आईसीआई का एक्सपेक्टेशन है योर लैंग्वेज शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू आईसीआई मॉड्यूल लैंग्वेज. बिकॉज प्रॉब्लम ये है, वो आपको बोलता है ये 5 स्ट्रेटेजीज है, आपको इसमें से एक स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है. आपने सही स्ट्रेटेजी चूज कर लिया, उसमें दिक्कत नहीं है. अब वो स्ट्रेटेजी के बारे में जब आप कंटेंट लिखेंगे, एग्जांपल सुनिए, आपने कभी सुना है एक्सपेंशन करना चाहिए बिजनेस को, ये एक स्ट्रेटेजी है. आपने सुना होगा बिजनेस लेट्स से अच्छा वर्क अराउंड नहीं कर रहा है, थोड़ा हमको रिवाइव करने के बारे में सोचना चाहिए, एक वर्ड सुना होगा टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, वो एक स्ट्रेटेजी है. ये सब आपके सिलेबस में है. फिर लेट्स से बिजनेस बिल्कुल टर्न अराउंड भी नहीं हो पा रहा है, शायद एग्जिट कर देना चाहिए, आपने सुना होगा वर्ड लिक्विडेशन, एक वर्ड सुना होगा रिट्रेंचमेंट.
अब ये बच्चों को वर्ड समझ में आएगा, लैंग्वेज समझेगा, कॉन्सेप्ट बराबर रहेगा। प्रॉब्लम ये है उनका एक्सपेक्टेशन है टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी के लिए वो ही लिखो जो आईसीए मॉड्यूल में लिखा है। अभी रियल लाइफ में टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी हर कोई अपने हिसाब से लगाएगा। यू कैन नॉट कंपल्सरीली मेक समवन फोर्स कि तुमको यही टर्न अराउंड लिखना चाहिए। पर प्रॉब्लम ये है अगर आप सबको ऑप्शन दे दिए अपने हिसाब से टर्न अराउंड लगाओ, तो अब सबका लैंग्वेज अलग अलग रहेगा, तो वो चेकिंग कैसे करेंगे? Are you understanding my point? For them, there is no standard to even check your answer. That becomes a very, very major challenge कि आपको यहाँ पे unfortunately लैंग्वेज सब समझ में आएगा, बट आईसीआई के लैंग्वेज के बहुत करीब रहना पड़ेगा। अब सुनिए मेरा बात, आपको लगेगा तो सर अगर मैंने जैसे कोई भी चीज़ है, अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक कॉन्सेप्ट रहेगा, सब्जेक्ट का नाम ही है, ये पढ़ा आपने, यू विल हैव समथिंग कॉल्ड एज एडवांटेजेस और इंपॉर्टेंस। कैन यू सी, एक हेडिंग मिलेगा आपको, दैट इज लाइक अ सब हेडिंग, अंदर कंटेंट रहेगा, बराबर है क्या नहीं है? माई क्वेश्चन टू यू इज, यू मस्ट बी थिंकिंग कि आईसीआई क्या एक्सपेक्ट करेगा, मैं हेडिंग याद कर लेता हूं, अंदर का अपने हिसाब से लिख लूंगा, तब भी आईसीआई मार्क्स नहीं देगा। यहां पे एक्सपेक्टेशन हेडिंग, रादर मैं बोलता हूं आधे जगह हेडिंग आईसीआई मॉड्यूल में भी नहीं है, ये तो हेडिंग मैंने बनाई है। बहुत जगह उन्होंने हेडिंग लिखा भी नहीं, उन्होंने पैराग्राफ लिखा है। आप वो पैराग्राफ पढ़ो, उस पैराग्राफ में से कौन सा पार्ट रेलेवेंट है एग्जाम के आंसर में, उतना पार्ट लिख के लेके आओ। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, सब्जेक्ट डिस्कस करने में बहुत मजा आता है और बहुत ही अच्छा है। प्रॉब्लम उधर बिल्कुल नहीं है, इधर आईसीआई के क्वेश्चन को उनके हिसाब से आंसर करना इतना चैलेंजिंग है। नो ऑफेंस, एरोगेंट मत समझना, अगर दुनिया के बेस्ट पॉसिबल बिजनेस स्कूल, दैट इज हार्वर्ड बिजनेस स्कूल या स्टैनफोर्ड के जो मैनेजमेंट टीचर्स हैं, उनको भी आईसीआई के क्वेश्चन दिए और उनके सजेस्टेड आंसर से चेकिंग किया, आगे मैं नहीं बोलना चाहता हूं। Are you understanding the problem? So problem here is not the concept. Problem here not is that you will not understand what they mean to say. You will understand everything. You will find everything very logical. यहाँ चैलेंज एक है बच्चों कि आपको थोड़ा सा आईसीआई का पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा कि वो हर जगह कैसा क्वेश्चन पूछना चाहता है। लिटरली, एंड आई एम यूजिंग द वर्ड आईसीआई का पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जनरल मैनेजमेंट दुनिया में लोग क्या बात करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहां आपको ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट वही रहेगा, वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, दैट यू विल गेट अ हैंग ऑफ, बट द चैलेंज इज इससे वो मुझे क्या पूछेंगे और मुझे क्या लिखना है। दिस रिक्वायरमेंट बिकम्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट चैलेंज इन द एंटायर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फर्स्ट डे आपको एक जेन्युइन सजेशन और वार्निंग, इस सब्जेक्ट को आप बहुत लाइटली लेना चाहो ले सकते हो, समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। लाइक इट विल बी अ केक वॉक। अगर आपको जेन्युइनली हर दिन 1 घंटा 1.25 घंटा पढ़ाया, आपका सब्जेक्ट सबसे पहले खत्म होगा लिटरली। मतलब अगर काम की बात अगर आप मुझे पूछेंगे, आई नीड मैक्सिमम 50 आवर्स, गुड 50 आवर्स। अगर आपको इफेक्टिवली पढ़ाया, आपका सिलेबस पूरा सुन के समझ के आधी चीज समराइज करके खत्म हो जाएगा, 50 घंटे लिटरली। एंड आई मीन दैट पॉसिबल है, बट प्रॉब्लम किधर आएगा? उसके बेसिस पे क्या आप सारे आईसीआई के क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे? आई एम नॉट श्योर, बिकॉज कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और कुछ कुछ इतने कॉर्नर से पिक किए हैं, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट का जरूरत है। प्लीज एक मेरा बात समझिए, इधर एफर्ट आईसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा देना है। एफर्ट अंडरस्टैंडिंग पे उतना ही नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है जितना एक एवरेज स्टूडेंट से रहेगा, उसमें कोई आपको चैलेंज नहीं आने वाला है। तो सर हमें क्या करना चाहिए? इस सब्जेक्ट में हमको बहुत ज्यादा आईसीआई क्वेश्चंस के करीब रहना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, आई टीच यू 2-3 टॉपिक्स, मैं आपको पूरा सब्जेक्ट का ओवरव्यू दूंगा, घबराइए मत आप। देखो, व्हेन इट कम्स टू टीचिंग, द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अ टीचर इज, शुड आई बिकम अ आईसीआई पॉइंट ऑफ व्यू टीचर और शुड आई बिकम अ टीचर व्हाट आई वांट टू बी? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? बहुत बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन, और इस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा है, बिकॉज आप मुझे बहुत गाली देंगे अगर आपको पता ही नहीं चला लिखना क्या है। क्योंकि मैं बहुत बढ़िया बात करके जाऊंगा, यू विल फाइंड वेरी नाइस, बहुत मजा आएगा, एंटरटेनिंग भी लगेगा, एंड आफ्टर 30-35-40 डेज यू विल बी लाइक सब समझ में आ गया है। बट जब तुमने मॉड्यूल ओपन किया, यू वोंट बी एबल टू राइट एनीथिंग, और यू आर राइटिंग बट इट इज नॉट मैचिंग एनीथिंग क्लोज टू व्हाट आईसीआई वांट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो ये एक चैलेंज मेरे लिए रहेगा। कहीं कहीं ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा ये टीचर आदमी ना बिल्कुल ऐसा आईसीआई मॉड्यूल जैसा ही हो गया। आई हैव टू बिकम, बिकॉज दैट इज वेयर 20-30% मेरे पास में स्कोप ही नहीं है। मतलब मेरे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी ना 60-70% का ही है कि मैं आपको समझा दूंगा, बढ़िया डिस्कशन कर लूंगा, बट वो हर 2-3 टॉपिक के बाद में मैं आपको जानबूझ करके वही एक आईसीआई के क्वेश्चन में लेके जाऊंगा और आपको थोड़ा परेशान करूंगा। आई विल इंश्योर दैट यू प्लीज राइट द आंसर अलॉन्ग विथ मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आईसीआई वांट्स। अगर आप पहले दिन से ये सोचेंगे तो आपको लास्ट डे बिल्कुल चैलेंजिंग फील नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट डे से नहीं सोचेंगे, सडनली आप बोलेंगे कि अब मैं 1 महीने खुद पढ़ाई करने वाला हूं, लेट मी थिंक लाइक दिस,
थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आई विल गिव यू वन एक एग्जांपल ऑल्सो. आज एक दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके अराउंड अगर पॉसिबल होगा तो आज ही एक क्वेश्चन पिक करेंगे टू मेक यू रियलाइज कि एक्चुअली में आईसीआई कैसे आपको ट्रबल कर सकता है इन क्वेश्चनिंग. कॉन्सेप्ट बेचारा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, मतलब ऐसा लगेगा इस पर डिस्कशन करने की जरूरत ही क्या है, ये अपने आप में सेंसिबल चीज है. इट्स अ फैक्ट, इट शुड नॉट बी ए क्वेश्चन, बट दे विल क्रिएट अ क्वेश्चन आउट ऑफ इट एंड यू वोंट इवन अंडरस्टैंड हाउ दे कैन क्रिएट अ क्वेश्चन. इसीलिए आपको थोड़ा ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा. इज दैट क्लियर टू यू गाइस? अच्छा, दूसरा चीज, आईसीआई मॉड्यूल के हिसाब से टोटल 5 चैप्टर है. मतलब एक जमाने में 8 चैप्टर थे ओल्ड सिलेबस में, उन्होंने श्रिंक करके उसको 5 में कन्वर्ट कर दिया. खुश मत होइए, सिलेबस कम नहीं हुआ है. उन्होंने वही 8 को अपने हिसाब से चेंज कर दिया, जम्बलिंग कर दिया. अब ऐसा है, थोड़ा सा सीक्वेंस मेरे हिसाब से तो लॉजिकल नहीं है. उन्होंने पहले लॉजिकल सीक्वेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, डिस्टॉर्टेड तरीके से, एकदम खराब तरीके से सीक्वेंस बनाया है. इट्स ओके. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जैसे 2000 के अंदर पढ़ाया जाना चाहिए था, 2025 में भी वही कहानी है. कुछ एग्जाम्पल्स बदल सकते हैं, कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज बदल सकते हैं, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल बदलने वाले नहीं है. तो जहां मुझे लगेगा कि बेटा ये चैप्टर 1 में हमने शुरुआत किया है, कुछ चीजें अभी आपको नहीं समझने वाली है, वी हैव टू गो टू चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3. कुछ पार्ट के लिए वी हैव टू कम बैक एंड देन वी हैव टू रीड दिस. मैं आपको चुपचाप बोलेगा, तुमने दिमाग लगाना नहीं है, जो मैंने बोला वो फॉलो करने का है. सो देयर आर सर्टेन पार्ट्स इन एवरी चैप्टर दैट वी विल हैव टू स्किप इनिशियली बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू सम चैप्टर नंबर 3 टॉपिक नंबर 8. अब आपको डायरेक्टली याद करवाने से कोई फायदा नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा. तो उसको समझने के लिए हमें सही समय का वेट करना पड़ेगा. ऐसा थोड़ा सीक्वेंस हैपेजार्ड हो जाएगा, बट ओवरऑल जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस या जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम लॉजिकल तरीके से जाएगा. सेम आपका आईसीआई मॉड्यूल है, उसमें टोटल 5 चैप्टर है. अपन ने उसी को समराइज किया है. यही आपके टोटल 5 चैप्टर का एक सिंगल सा किताब है, मेरे सबसे बहुत ही छोटा सा. कोई लिखे आएगा बुक कलेक्ट करके देना जरा. तो बहुत मतलब ऐसा लगेगा इतना सा किताब है टोटल, लिटरली कुछ भी नहीं है, सारा कवर होता है इसके अंदर पूरा का पूरा. लाइक इट हैज 100% कवरेज. लिटरली कुछ अनवांटेड क्वेश्चन से एग्जांपल्स हटा दिए हैं, अदरवाइज अदर देन दैट सब कुछ इतनी सी बुक में कवर्ड है. मेरे हिसाब से 200 पेज रहेगा टोटल मैक्सिमम. 172 पेजेस, 200 भी नहीं है, खत्म हो गया 200 पेज, मतलब 172 पेज में. हाँ, बट आपको थोड़ा टाइम डिवोट करना पड़ेगा ऑन द Q&A मॉड्यूल. क्वेश्चन आंसर बुक के अंदर सारे के सारे आईसीआई के क्वेश्चंस. अब क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मेजर सिलेबस सेम रहा है, तो ओल्ड सिलेबस में जो जो क्वेश्चंस आए थे पूरे के पूरे जो रेलेवेंट है वो सब अपने कैप्चर कर लिए. यहां पर थोड़ा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इनॉर्मस तरीके से करना पड़ेगा. आप देखेंगे कैन यू सी रेफरेंस ऑफ आईसीआई स्टडी मटेरियल, ये आईसीआई का एक्चुअल क्वेश्चन है. मतलब इट्स अ स्टडी मटेरियल क्वेश्चन. स्टडी मटेरियल खत्म होने के बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे फ्रॉम आरटीपी, एमटीपी एंड यू नो अदर एग्जाम क्वेश्चंस. कैन यू सी क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट एग्जाम, आरटीपी, एमटीपी. क्वेश्चन रहेगा, रेस्पेक्टिव अटेम्प्ट का रेफरेंस रहेगा. चैप्टर बाय चैप्टर बाइफर्केशन है. मेरे हिसाब से कंटेंट मोर देन सफिशिएंट है. जितना मटेरियल के अंदर है सब कुछ अपन ने कवर किया है, कोई आपको चैलेंज नहीं आने वाला है. इज दैट क्लियर टू यू? इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आपको दिया जाएगा. ऑनेस्टली इट्स लाइक अ समरी बुक, आप ऐसा बोल सकते हो. पूरे सब्जेक्ट का क्रक्स है. ऑनेस्टली बोलो क्या सेम है, मैंने बना डायरेक्टली बोलता हूँ. मतलब वो 172 पेजेस को और कम कर दिया है कंपेरेटिवली कि बेयर मिनिमम तूने इतना पढ़ना ही चाहिए, और इसमें से 80% मैं तेरे को लिखवा के दे दूंगा क्लास के अंदर. मतलब ये समरी बुक तू नोटबुक के अंदर बनाने वाला है. फिर भी तुझे लगता है तू बहुत आलसी है, तूने होमवर्क नहीं किया है, तेरा हैंड राइटिंग अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो तू ये पढ़ सकता है. अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है. आई एम बीइंग वेरी वोकल एंड क्लियर बिकॉज वही है, लिटरली वही सेम सीक्वेंस रहेगा, वही मैंने मतलब वही जो मेरा बुक का सीक्वेंस है, सेम सीक्वेंस है. इट्स जस्ट अ डिफरेंट वर्जन ऑफ अ बुक. बात समझ में आएगा? कैन वी गेट स्टार्टेड नाउ? चलिए सर, अभी शुरुआत करते हैं. व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? थोड़ा पेशेंस लगेगा. यू हैव टू हियर मी आउट वेरी केयरफुली. आई विल गिव यू अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन, डोंट वरी. लुक एट द वर्ड. द वर्ड इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. पर अगर ये वर्ड का बात करें ना, सबसे पहले हमको एक्चुअली समझना पड़ेगा ये स्ट्रेटेजी वर्ड क्या है, मैनेजमेंट वर्ड क्या है. हम मॉड्यूल के हिसाब से चाहेंगे, बट मेरे हिसाब से ट्रू सेंस में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, जिसका शायद आपके एक्चुअल एग्जाम से, क्वेश्चन आंसर से कोई रिलेशनशिप नहीं है. बट हियर मी आउट, व्हाट ट्रूली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मीन्स. दिस मीन्स दैट लेट्स से यू आर अ बिजनेस. एक एग्जांपल लेते हैं कोई भी. यू आर टाटा मोटर्स और यू आर आईटीसी, लाइक एनी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में डील करता है. इफ यू थिंक अबाउट आईटीसी, कैन आई से आई एग्जिस्ट इन बहुत सारा इंडस्ट्रीज. आईटीसी होटल इंडस्ट्री में है. अरे
एग्जिस्ट करता है, आईटी से एफएमसीजी में है, टबैको में एग्जिस्ट करता है, कैन आई से आई एग्जिस्ट इन मल्टीपल बिजनेसेस इन डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज, बराबर है कि नहीं है? अच्छा, कोई गारंटी है क्या कि आईटीसी का सारा प्रोडक्ट बेस्ट पॉसिबल तरीके से बिकता होगा? नहीं, कहीं ना कहीं कुछ प्रोडक्ट्स में, कुछ सर्विसेज में वो लोग भी लैक करते होंगे। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? सी, एक बिजनेस के अंदर आपका सारा प्रोडक्ट हमेशा टॉप नॉच नहीं होता है, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़िया रहेगा, मे बी कंपटीशन इंटेंस रहेगा, या मे बी आपके लिए शायद वो प्रोडक्ट का प्राइस जस्टिफाई करना मुश्किल हो रहा होगा, कोई ना कोई चैलेंज एक बिजनेस एक्सपीरियंस कर सकता है। तो जब एक बिजनेस को लगता है मेरे पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, इसके लिए एक फैंसी वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो। वर्ड इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो। अब आपने पोर्टफोलियो वर्ड स्टॉक मार्केट के सुना होगा, बट बिजनेस के लिए भी एक वर्ड होता है पोर्टफोलियो। मतलब आईटीसी के पोर्टफोलियो में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे सर्विसेज है, कैन आई से उनका कलेक्शन इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो। सो पोर्टफोलियो हियर इज अ कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब सर मेरे को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा अगर आपने अकाउंट्स हल्का सा पढ़ा होगा, सेगमेंट रिपोर्टिंग, याद है क्या वर्ड सेगमेंट? पढ़ के आए क्या? आपके बिजनेस के अलग अलग सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। वैसे ही आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए एज अ बिजनेस पहले यह सोचना पड़ेगा, मैं कौन से अपने प्रोडक्ट को, कौन से अपने सर्विस को एक्चुअली मैं इंप्रूव करना चाहता हूं। वेयर आई वांट टू कम अप विद अ कंसल्टेंसी सर्विस, जहां मैं किसी को हायर करता हूं और बोलता हूं यहां मुझे आप हेल्प कीजिए। हो सकता है कोई धंधा बहुत बढ़िया चल रहा होगा, मेरे को कंसल्टेंसी की जरूरत ही नहीं है। हो सकता है कुछ बिजनेसेस इतने बुरे होंगे दैट दे आर बियॉन्ड रिपेयर, दैट दे आर बियॉन्ड रिपेयर, कि अगर मैं किसी को हायर भी किया तो भी इतना कोई फायदा होने वाला नहीं है। बट देयर आर सर्टेन बिजनेसेस जहां मुझे लगता है मैं एक्सेल नहीं करता हूं, पर इतना बुरा भी नहीं हूं कि उसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आई स्टैंड इन द मीडियोकर स्टेज। यहां से अगर मैंने उसको इंप्रूव करने का ट्राई किया तो मेरा ग्रोथ अच्छा हो सकता है। तो क्या हो सकता है? मेरा ग्रोथ अच्छा हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा? लेट्स से किसी कंसल्टिंग फर्म को हायर करूंगा। हैव यू हर्ड ऑफ कंसल्टिंग फर्म्स? जैसे आपने सुना होगा ऑडिटिंग के लिए देयर आर 4 फेमस फर्म्स, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, केपीएमजी, डेलॉयट, बराबर है। कंसल्टिंग में वी हैव समथिंग कॉल्ड एज बीसीजी। बीसीजी इज कॉल्ड एज बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, एक बड़ा फर्म है। देन देयर इज अ नेम कॉल्ड एज मैकेंजी। मैकेंजी इज अनदर बिग नेम व्हेन इट कम्स टू कंसल्टिंग। थर्ड नेम बेन एंड कंपनी, सुना है क्या आपने? बेन एंड कंपनी, ये मैं आपको बता रहा हूं, दीज आर कंसल्टिंग के जायंट्स, मतलब कंसल्टिंग की दुनिया में सबसे बड़े नाम है बीसीजी, मैकेंजी, बेन एंड कंपनी। फोर्थ पे अप टू सम एक्सटेंट डेलॉयट कंसल्टिंग भी आता है। क्या आता है? डेलॉयट कंसल्टिंग। ये अलग अलग फर्म के नाम हैं जो लोग कंसल्टिंग के बिजनेस में बहुत ऊपर हैं। अब अज्यूम करो तुम्हारे बिजनेस में कोई ना कोई प्रोडक्ट में, कोई ना कोई सेगमेंट में लैक करते हो, तो तुम एक कंसल्टिंग फर्म के पास जाते हो, उनको बोलते हो भाई मेरे को इस सेगमेंट में हेल्प चाहिए। अब वो लोग क्या करेंगे? आने के बाद सबसे पहले आपके बिजनेस को एनालाइज करेंगे। देखो, सबसे पहला रूल जो कंसल्टिंग का है ना, वो सबसे मुश्किल रूल है समझने का। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, शायद आपको समझ में आएगा। लेट्स से यू ऑल आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब आप किसी फर्म में इंटरव्यू के लिए जाते हैं। लेट्स से आप बीसीजी में गए इंटरव्यू के लिए, बीसीजी इज बॉस्टन कंसल्टिंग। आप इंटरव्यू के लिए गए। अब इंटरव्यू के अंदर सामने वाले ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, उसने एक पीस ऑफ पेपर आपको दिया, आपसे हाय हेलो पर्सनल क्वेश्चंस खत्म हो गया, अब टेक्निकल राउंड स्टार्ट होता है। उसने आपको एक पीस ऑफ पेपर दिया, उस पीस ऑफ पेपर में कुछ इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? सर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेट्स से डेनिम्स बनाता है, कपड़े बनाता है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। द बिजनेस इज रनिंग इनटू लॉसेस फॉर लास्ट 5 years and business wants to hire BCG. How will you consult as a BCG? सिंपल पेपर पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, लास्ट 5 साल से लॉसेस के अंदर है। हम बीसीजी को अप्रोच करते हैं, बीसीजी एक कंसल्टिंग फर्म है, कि आप हमें गाइड कीजिए, आप हमें हेल्प कीजिए। ये पेपर वो आपको शेयर करता है। मतलब दिस इज योर इंटरव्यू क्वेश्चन, दिस इज योर इंटरव्यू क्वेश्चन। हाउ विल यू रिएक्ट? डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? तुम एक कंसल्टिंग फर्म में जा रहे हो, उसके लिए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, बेसिक आपका पर्सनल क्वेश्चंस खत्म हो गया, नाम, हाय हेलो ब्ला ब्ला। अब आपसे वो टेक्निकल क्वेश्चन पूछना चाहता है। उसने क्वेश्चन पूछा ही नहीं, उसने आपको एक केस स्टडी दे दिया। उसने आपको क्या दे दिया? एक केस स्टडी। अब वो आपको पूछता है इसका आप आंसर दीजिए, कैसा आप रिएक्ट करेंगे? व्हाट विल यू डू? क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया क्या? पक्का? एनीवन से क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया? बी ऑनेस्ट, इट्स ओके, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। क्वेश्चन समझ में आया? चलो ट्राई करो जरा, क्या करोगे?
BCG pays you almost 20-25 lakh rupees per annum. Try now. Like they pay you heavily. BCG, McKinsey. McKinsey pays you even. नहीं, McKinsey will pay you less. BCG will pay you more. उसके पीछे भी कारण है. Because McKinsey बोलता है number one. Why should I pay you more? The fact. McKinsey बोलता है मैं कंसल्टिंग में नंबर वन हूं. तो अगर मैं तुझे हायर कर रहा हूं, I'll pay you less. Why? My name is more valuable. Did you understand? Actual fact है ये. McKinsey से बात करता है. अभी तुम बोलो क्या करने का. तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया ना मेरा? ट्राई करो ना यार. इट्स ओके. व्हाट्स द हार्म? यस. हाँ, डेनिम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. चलो जीन्स ही बनाते हैं. प्रॉब्लम ढूंढने का ट्राई करेंगे. अच्छा ठीक है. ओके. एनीवन एल्स? ट्राई. देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग. ट्रस्ट मी. विद इन 5 years मैनेजमेंट में कोई चेंज है क्या? ओके. मैनेजमेंट में बदलाव क्यों हो रहा है बार बार? ठीक है. एनीवन एल्स? ट्राई. अब इतने सारे लोग हो तुम यार. कंपटीशन किसके साथ में? आई होप यू नो दैट मैनेजमेंट किताब से नहीं पढ़ाया जाता. मैं किताब से पढ़ाऊं पर आई गो बैक. बट लेट मी गिव यू एटलीस्ट फ्लेवर ऑफ मैनेजमेंट कि होता क्या है. इफ यू गो टू अ बिजनेस स्कूल, यू पे देम 40-50 लाख रुपीज टू finish your MBA. They're going to not teach you from a book. This is going to be the approach. What I'm trying to do. तुम try करो आंसर. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. अच्छा. और कोई? Mm-hmm. What will be their future? Okay. वो ऐसा सोच रहा है क्या धंधा बंद कर देना चाहिए, कंसल्टेंसी खत्म? यू रनिंग इनटू लॉसेस फॉर लास्ट 25 years. जस्ट क्लोज ऑन योर बिजनेस. वो सोच रहा है क्या ऐसा? किसी के दिमाग में तो आया होगा यार. कोई तो सोच रहा होगा एक काम करो धंधे को बेच दो. वी विल हेल्प यू इन सेलिंग एंड जितना वैल्यू मिलेगा उसका 1% हमको दे देने का कमीशन. या कंसल्टिंग फर्म्स डू दैट. व्हाई जोमैटो बॉट ब्लिंकिट? वो तो चिपका के गए ना. अरे नो, इट इज वर्किंग वेल इन देयर फेवर राइट नाउ. ये उन्होंने बहुत इंप्रूव टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी है. सब डूब गया था एक बार के लिए. जोमैटो को बहुत बजाया तो लोगों ने 40 रुपए पाया था स्टॉक. तब मैं शेयर होल्डर था. और जब ऐसा होता है तो आपको हमेशा याद रहता है जिंदगी में. और तब आप इतना पढ़ते हो उसके बारे में कि आप भूल जाते हो बाकी सब स्टॉक्स को. क्योंकि यू आर लूजिंग सो मच मनी देन यू रियलाइज आई हैव टू रीड एवरीथिंग. व्हाट रियली वेंट रॉन्ग. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? मतलब आई एम श्योर कभी कभी लगता है इतना पैसा डालने के बाद में तो कभी कभी लगता है वो को फाउंडर को भी कॉन्फिडेंस है कि नहीं अपने ऊपर. पता नहीं. अपने को उसके ऊपर डाउट आना शुरू हो जाता है आइडियली इन जनरल. जाने दीजिए. एनीवेज वही तो सोचो कुछ तो दिमाग में थॉट आना चाहिए तुम्हारे. यस. हाँ, इन्वेंट्री का कैश ट्रैपिंग हो सकता है. तुम इन्वेंट्री होल्ड कर रहा होगा बहुत ज्यादा है ना. अच्छा. थोड़ा कॉस्टिंग में तुम पढ़ने के लिए जाओगे. EOQ आएगा आगे. मिनिमाइजिंग योर कॉस्ट. या मे बी उन्होंने पैसा बर्न किया होगा मासेस तक रीच करने के लिए. जैसे लोग हेवी एडवर्टाइजिंग करते हैं इनिशियल फेज में एंड दे बर्न लॉट ऑफ मनी इन एडवर्टाइजिंग. ओला, उबर, एवरीवन, जोमैटो आल्सो इन द इनिशियल फेज. फ्री डिलीवरी. उबर ईट्स भी आया था इंडिया में. तुमने देखा भी है क्या उबर ईट्स? धंधा उसने बेच के निकल गया बाहर. उसको समझ में आया इंडिया में बहुत मुश्किल है. या इट्स एक्चुअली वेरी टफ. तुम जोमैटो स्विगी की जिंदगी के बारे में सोचो. आसान नहीं है. इंडिया में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है भाई. प्रोवाइडिंग अ सर्विस. सर्विस चाहिए, पैसा उसके लिए कमाना. टफ कॉल. एनीवन एल्स? या
ये बोल रहा है अगर लेट्स से कॉम्पिटिटिव बिजनेसेस जो है आपके, उनको ब्रेक इवन तक आने के लिए 7-8 साल लगता ही है एवरेज। आपको तो 5 साल ही हुआ है, मे बी शायद आपने बिजनेस में और सस्टेन करना चाहिए, सर्वाइव करने के लिए 3 साल और कंटिन्यू करना चाहिए। सो यू गोना कंपेयर हाउ अ कॉम्पिटिटिव बिजनेस हैज बीन वर्किंग टिल नाउ, उसका हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन निकाल के इन पे अप्लाई करने का ट्राई करेंगे। ओके, आई नो आदित्य दैट उबर इट्स एक्वायर्ड बाय जोमैटो। और कोई? हाँ, लॉस मेकिंग प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए और जो प्रॉफिट मेकिंग है वो कंटिन्यू करना चाहिए, रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहिए। सुनो, अब स्ट्रेच कर रहे हैं पर फालतू में। फर्स्ट रूल ऑफ कंसल्टिंग इज नेवर एवर गिव कंसल्टेंसी ऑन डे 1। दैट मीन्स when this question was given to you on a piece of paper, the other person did not want to give any reaction from his side to you. It's testing, do you have the consulting psychology or not? Consulting psychology बोलता है पहले सामने वाले के बारे में जितना प्रॉब्लम है वो निकालो और उसे रियलाइज करवाओ कि प्रॉब्लम कितना सीरियस है, तब तुम्हारा वैल्यू है। कंसल्टिंग वर्ल्ड वर्क्स इन दिस थॉट प्रोसेस कि सामने वाले ने अपने प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहिए। ये अपने आप में एक पेपर पे क्वेश्चन में बोल देना 5 साल से लॉसेस है इज नॉट सफिशिएंट। यू हैव टू आस्क देम एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल एंड देयर आर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, अब 5 साल से इस बिजनेस में हो गया, 5 साल से तो लॉस में हो, बिजनेस 25 साल से कर रहे होंगे। सिर्फ सेंटेंस लिख देना वी आर रनिंग इनटू लॉसेस फॉर लास्ट 5 years डज नॉट मीन बिजनेस एग्जिस्टेंसी 5 साल है। इट कैन बी मोर देन 5 years। नंबर 2, इज दिस योर ओनली बिजनेस? नंबर 3, हैव यू बोरोड मनी? नंबर 4, कोर कस्टमर्स? नंबर 5, कोर सप्लायर्स? हु आर योर कोर कॉम्पिटिटर्स? विदाउट ऑल दिस इंफॉर्मेशन you can't even think about consultancy. Rule number 1 is acquire as much information and in this process make them realize actually में problem कितना serious है। मैं आपको negative नहीं सिखाना चाहता, but that's how consulting world works. This is what they want to test whether you are thinking from that psychology point of view or not. मतलब सर एक consulting firm जब आएगा, पहला step, सिर्फ पहला स्टेप इज कॉल्ड एज सिचुएशन एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसको बच्चों हम? सिचुएशन एनालिसिस। मतलब आज की तारीख में आपके बिजनेस का सिचुएशन क्या है उसे एनालाइज किया जाएगा। बीकॉम भाषा में बोल सकते हैं आइडेंटिफाई वेयर आर वी। आइडेंटिफाई वेयर आर वी मतलब आज की तारीख में हम एज अ बिजनेस कहां स्टैंड करते हैं। शायद कुछ बच्चों ने सुना होगा एक वर्ड दैट इज कॉल्ड एज स्वॉट एनालिसिस। सुना है क्या वर्ड? स्वॉट एनालिसिस। मतलब अपने स्ट्रेंथ्स को ढूंढिए, अपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कीजिए। इसमें रुक जाओ, ये दोनों ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले, क्योंकि स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस इंटरनल होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस इंटरनल। पहले उन्हें आइडेंटिफाई करना इज योर स्टेप नंबर 1। इसके बिना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट शुरू ही नहीं हो सकता है। पॉइंट नंबर 1 इज, मतलब बच्चों क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? एक प्रोसेस है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। मान के चलिए इस प्रोसेस में टोटल 5 स्टेप है। इस प्रोसेस में टोटल कितने स्टेप्स है? 5। पहला स्टेप होता है वेयर आर वी। पहला स्टेप होता है वेयर आर वी मतलब आज आपका करंट सिचुएशन क्या है ये आप एनालाइज करके समझिए। आपका कौन सा बिजनेस बहुत अच्छा काम कर रहा है, कौन सा बिजनेस सब्सटैंशियली वीक है, लैक कर रहा है, कहां आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी नजर आता है, कहां आपको मार्केट में थ्रेट नजर आता है। ये आइडेंटिफाई करके एनालाइज करना इज योर स्टेप नंबर 1। दिस is called as situation analysis or where are we? Is this point number 1 clear to you? मैं अभी आपको एक्चुअली में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होना चाहिए वो समझाने का ट्राई कर रहा हूं। हम हमारे सब्जेक्ट पे जाएंगे, घबराइएगा मत। आपका सब्जेक्ट आज का पूरा डिस्कशन जो है ना उसके अराउंड ही होने वाला है। दिस इज लाइक अ क्रक्स और अ समरी, सिंपलेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज में एसएम क्या होता है वो बताने का ट्राई कर रहा हूं। इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू यू? अब सुनिए मेरा बात। वेयर आर वी, हमारा सिचुएशन क्या है ये हर बिजनेस को पता होता है।
मतलब हर बिजनेस ओनर को पता होता है कहां वो अच्छा कर रहा है, कहां वो बुरा कर रहा है। इट्स जस्ट दैट कुछ बिजनेसेस उसको अक्नॉलेज करते हैं, कुछ अक्नॉलेज नहीं करते हैं, कुछ उसको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जो खुद एक्सेप्ट कर लेगा उसे कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो खुद एक्सेप्ट नहीं करेगा उसे कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ेगी। वो कंसल्टेंट को लाएगा, फिर कंसल्टेंट उसे बुरा फील करवाएगा। दिस इज वेरी लैक। कंसल्टेंट कभी अच्छा बात नहीं करेगा। कंसल्टेंट हमेशा बोलेगा आप यहां लैक करते हो, यहां बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो बोलेगा यहां से मैं आपको यहां लेके जाऊंगा, इसके लिए फीस चार्ज करूंगा। इसके लिए क्या चार्ज करूंगा? फीस। कंसल्टेंट के लिए बिजनेस है। आप समझिए मेरा बात। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मतलब सर वेयर आर वी, नॉर्मली फर्स्ट स्टेप होता है। अब आता है स्टेप नंबर 2। एवरीवन आई वांट योर अटेंशन। वेयर आर वी से हम जाएंगे वेयर वी वांट टू बी। वेयर आर वी से हम जाएंगे वेयर वी वांट टू बी। दैट इज योर स्टेप नंबर 2। घबराइए मत, ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने एक सिंपल सा आपके लिए डायग्राम रखा है रेफरेंस के लिए। इफ यू हैव योर मॉड्यूल्स, आपके चैप्टर 1 के एकदम एंड में लास्ट में देखो एक हेडिंग मिलेगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1, दैट इज पेज नंबर 1.19. You will see a heading called as strategic management process. Can you see clearly बोला है not covered in ICI module? अरे बोला है कि नहीं बोला है? मतलब जो मुझे पता है ना सिर्फ रखना चाहिए, बता देना चाहिए। ऐसी हार्डली 1-2 चीजें हैं जो मुझे लगता है यार बिना बताए यार उसको मजा ही नहीं आएगा, बच्चों को कभी समझ में ही नहीं आएगा कॉन्सेप्ट क्या है, इसलिए रख दिया है। मॉड्यूल में से आईसीआई ने उड़ा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप बस मेरे साथ में एक बार समझने के लिए स्पेंड कर लीजिए। ऐसा लग रहा है कि हम स्टेज 1 पढ़ चुके हैं। देखो स्टेज 1 क्या है? वेयर आर वी नाउ। कैन आई से इट इज माई स्टेप? फर्स्ट स्टेप है ये, दैट इज कॉल्ड एज एग्जिस्टिंग सिचुएशन को एनालाइज करना। स्टेज 2 क्या है? यहां से देखो बच्चों, स्टेप 2 क्या है? वेयर वी वॉन्ट टू बी। अब सुनिए मेरा बात, कुछ वर्ड सुने क्या बचपन में? विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सुना है क्या? हम क्या अचीव करना चाहते हैं आने वाले 5 साल के अंदर। आपसे इंटरव्यू में भी एक घटिया क्वेश्चन पूछेगा, बहुत घटिया क्वेश्चन है, मेरे को ये क्वेश्चन से नफरत है। क्या क्वेश्चन पूछेगा पता है क्या? वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 10 years? मैं उसको पूछना चाहता हूं, आर यू ऑल्सो श्योर अबाउट दैट? यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? लाइक इन टुडेज टाइम, हु नोज अबाउट द फ्यूचर ऑफ 10 years? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इवन गूगल इज स्कैर्ड व्हाट विल हैपन आफ्टर एआई। अरे इट्स चैलेंजिंग। ये क्वेश्चन अपने आप के अंदर गलत है, बट अभी भी देखो कुछ लोग तो आपको इंटरव्यू में घटिया क्वेश्चन पूछने वाले हैं। मेरे हिसाब से पूछोगे ना, आज की तारीख में कंपनीज अपना फ्यूचर का विजन 2-3 साल के बियॉन्ड बनाते नहीं है। जेन्युइनली बोल रहा हूं। वो बोलने के लिए बोलेगा 5 year 10 year, रियलिटी में कंपनी के सीईओस को पता है, कंपनी के बिजनेस ओनर्स को पता है, द वर्ल्ड इज चेंजिंग सो फास्ट दैट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट हाउ थिंग्स विल एक्चुअली चेंज इन नेक्स्ट 2 to 3 years। आप एक्चुअली में 2 से 3 साल तक का ही फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग सही टर्म्स में कर सकते हो। रियलिटी में बहुत मुश्किल है कि 5 साल के बाद हम एक्चुअली ये ऐसा अचीव कर लेंगे, ये बोल देना। तो सर नॉर्मली वेयर आर वी से वेयर वी वांट टू बी इज अ फ्यूचरिस्टिक थॉट प्रोसेस। मतलब आप यहां से कहां जाना चाहते हो, एज अ बिजनेस आप क्या अचीव करना चाहते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक इंटरेस्टिंग लाइन है, वापस सेम रिपोर्ट पे जा रहा हूं जिसने सुबह बहुत परेशान किया मेरे को, बट आई वांट यू टू रीड दिस। Read this. RIL की एनुअल रिपोर्ट में मिस्टर मुकेश अंबानी ने कुछ लिखा है, एज द अमृतकाल अनफोल्ड्स। यू नो द अमृतकाल इज कमिंग फ्रॉम वेयर? बता दूंगा, बराबर है कि नहीं? इंडिया विल विटनेस एन अनप्रेसिडेंटेड एक्सप्लोजन, मतलब बियॉन्ड आर इमेजिनेशन, कुछ बहुत सब्सटैंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अ कंट्री, जब 2022-23 का रिपोर्ट है ये, फ्रॉम अ $3 trillion इकोनॉमी वी विल ग्रो एंड बिकम अ $40 trillion इकोनॉमी बाय 2047। मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। जो इंडिया का मार्केट कैप के टर्म्स में सबसे बड़ा कंपनी है, वो अपने एनुअल रिपोर्ट के फर्स्ट पेज पे लिख रहा है। Are you understanding what I'm trying to say? You know what happened after this? इसके बाद में आप आईटीसी का रिपोर्ट निकाल के देखो, किसी का भी रिपोर्ट निकाल के देखो, हर कोई बोलता है व्हाट इज आवर कंट्रीब्यूशन इन द इंडियाज अमृतकाल। नहीं समझ में आया? मतलब पहले हमको ये पिक्चर दिखाया गया, यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? अब हर किसी को ये तो एक्सेप्ट करना कि ये तो होने वाला है। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट आवर कंट्रीब्यूशन इन दिस। सो इट्स इंडियाज विजन,
This is India's vision. In that, where we stand. It is India's vision. In that, where we stand. तब पता चलेगा ना how valuable we are in the India's growth. तब पता चलेगा how valuable we are in the country's growth. क्योंकि हम इस country से belong. Are you understanding what I'm trying to say? And ये psychological aspect. इसीलिए vision mission ना, these are very theoretical in nature. ये इंसान अपने thought process को express करना होता है. But I'll tell you what. Consultants do not think like this. Consultants will say, this is nice. Kindly print in annual report. But you tell me, what is your expectation from this business? Don't tell me about the expectation of economy. टेल मी तुम्हारे इस बिजनेस से जो तुम्हारा करंट सिचुएशन है यहां से तुम्हें कितना ग्रोथ एक्सपेक्टेड है आने वाले 2 साल में 3 साल में. मतलब वेयर आर वी से वेयर वी वांट टू बी. आप एक्चुअल क्वांटिफाई कीजिए. क्या कीजिए बच्चों? क्वांटिफाई. मतलब नंबर्स के टर्म्स में बताइए ताकि सही में समझे आप यहां से मतलब पॉइंट ए से जो पॉइंट बी पे जाना चाहते हैं ये पॉइंट बी है क्या, आपका एक्चुअल विजन क्या है. क्यों ना आप इसको सिंपल शब्दों में हमें एक्सप्लेन कीजिए. स्कूल लेवल के हिसाब से बताऊं, what is your 3-year objective, what is your 5-year objective, what is your short term objective, what is your long term objective. This is nothing but where we want to be. क्या आपको पहले 2 स्टेप समझ में आए क्या? Do you understand the first 2 steps? Can I say where are we? I understand. Where we want to be. 2 स्टेप थोड़ा समझ में आया क्या? अब कंसल्टेंट क्या करेगा? अज्यूम करो this is your point A, this is your point B. Consultant will help you to move from point A to point B. तो क्वेश्चन यही आएगा ना, how can we reach there? अरे क्वेश्चन यही आएगा ना, हाउ कैन वी गो फ्रॉम पॉइंट नंबर ए टू पॉइंट नंबर बी. कैन यू सी स्टेप नंबर 3, हाउ माइट वी गेट देयर. मतलब क्या अलग अलग तरीके हैं जिससे हम ये अचीव कर सकते हैं. वन मोर एग्जांपल, एयर इंडिया acquired by Tata Group. Is Air India doing good? I'm asking you. Air India, you're aware, बराबर है ना. मैं जानबूझ के ऐसे बिजनेस डिस्कस कर रहा हूं जो आपने सुने हैं ना. Is Air India doing good or not? Okay, was it doing good when it was under the control of Indian government? It was not making money at all. It was burning losses. मतलब भर भर के पैसा चला रहा था. कंफर्म है कि नहीं है? इसीलिए तो गवर्नमेंट ने एग्जिट किया. अरे बराबर है कि नहीं है? एंड मोदी जी ने बोला वी हैव नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस. अरे क्या यार, तुम पढ़ते हो कि काम की चीज पढ़ा करो ना. कभी कभी अच्छी चीज भी बोलते हैं. उन्होंने अच्छा बात बोला एक, दैट इंडियन गवर्नमेंट शुड हैव नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस. मतलब गवर्नमेंट ने बिजनेस करना ही नहीं चाहिए. गवर्नमेंट ने बिजनेसेस को कंप्लीटली क्या कर देना चाहिए बच्चों? एग्जिट कर देना चाहिए. ये बिजनेसेस प्राइवेट प्लेयर्स के लिए होने चाहिए. हमारा काम होता है कंट्री के ग्रोथ पे फोकस करना. हमें कंट्री के अंदर चीजों को रेगुलेट करके मॉनिटर करना चाहिए. हमें बिजनेस करने की जरूरत नहीं है. इंडिया एज अ इकोनॉमी मैच्योर्ड है. इंडिया एज अ इकोनॉमी क्या है? मैच्योर्ड. ये 1960 वाला कंडीशन नहीं है. 1960 से हम ऑलमोस्ट 60 साल आगे आ चुके हैं. हमें लगता है अब कंट्री मैच्योर्ड है, बिजनेस स्ट्रांग है, बाहर से पैसा आएगा, कंट्री ग्रो हो सकता है. मतलब सर हाउ माइट वी गेट देयर? अगर आप प्योरली एयर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे, टाटा ग्रुप अक्वायर एयर इंडिया, एक्स अमाउंट, अ बिजनेस रनिंग इनटू लॉसेस, एंड इंडिया का सबसे ट्रबलिंग इंडस्ट्री में से एक इंडस्ट्री है एयरलाइन इंडस्ट्री. आप सोचिए हिस्टोरिकली एक ऐसा कंपनी का नाम बताइए जिसने एक्चुअली में सिंसियरली पैसा कमाया एयरलाइन में. इंडिगो. ओनली वन, लिटरली ओनली वन. जेट एयरवेज टेक ऑफ हुआ, बहुत हवा में गया, डूब गया. स्पाइस जेट 2 बार डूब करके ऊपर उठ चुका है, एक बार फाइनली जाएगा. नो ऑफेंस, बट रियलिटी के अंदर दे हैव स्ट्रगल्ड सब्सटैंशियली. बराबर है कि नहीं? किंगफिशर का बात ही नहीं करते. बराबर है. गो एयर भी इत्तू सा है, खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट. अरे बराबर है कि नहीं? मतलब इफ यू थिंक अबाउट इट, एक्चुअली के अंदर शांति से सोचें तो इंडिगो से बेहतर बिजनेस स्ट्रैटेजी किसी का भी आज तक नहीं रहा है व्हेन इट कम्स टू एयरलाइन इंडस्ट्री ऑफ आवर कंट्री. एयरलाइन इंडस्ट्री ऑफ आवर कंट्री. बट ऑब्वियसली यहां पे टाटा को अपॉर्चुनिटी दिखा. सोचिए ना, आज एक फैक्ट बताता हूं आपको मैं. दिस हैज चेंज्ड सब्सटैंशियली आफ्टर कोविड. ऑल फ्लाइट्स टुडे, मेजॉरिटी, आपको टिकट मिलेगा, बट जब आप लास्ट डे फाइनली टिकट लेने का फ्लाइट में जाएंगे, they all are working at 80 to 90% capacity. मतलब 80 to 90% occupancy है. Flights are not empty because there's good flow of money in Indian businesses. Good flow of money in Indian businesses, and flight tickets have not become 5 times or 7 times. If I tell you from Pune to Bangalore 7 years back, the flight ticket used to cost you 1500, 1800, 2000 rupees.
बहुत पहले बुक किया 1500 रुपए, लास्ट डे बुक किया 2200। आज भी आपको बैंगलोर का टिकट 4000 में मिल जाएगा, या उससे भी कम में मिल जाएगा अगर आपने 5 दिन पहले भी बुक कर लिया तो। फ्लाइट टिकट हैज नॉट बिकम 5 टाइम्स और 10 टाइम्स। आप समझ रहे हो मेरा बात? सो एयरलाइन में फेयर अभी भी सब्सटेंशियली नहीं बढ़े हैं। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो इसी वजह से अगर कंट्री में फ्लो ऑफ मनी बढ़ा है तो कुछ सेक्टर्स बहुत अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ एक्सपेक्ट करने वाले हैं विदाउट एनी स्ट्रेस। मतलब एयरलाइन को यह नहीं लगता है ऑक्यूपेंसी प्रॉब्लम है, एयरलाइन का प्रॉब्लम दूसरा है। वो ऑक्यूपेंसी होने के साथ साथ में मेरे को धंधा बराबर से चलाना, मेरे को टैक्सेस, ड्यूटीज, चार्जेस, ऑयल के प्राइसेस को मैनेज करना, एयरपोर्ट अथॉरिटी के ड्यूटीज पे करना, मेरे लिए वो बड़ा चैलेंज है। बिकॉज मार्जिन्स कम होते हैं। क्या कम होते हैं बच्चों? मार्जिन्स। और उन्हें पता है सडनली प्राइसेस हमने अगर 4000 से 10,000 कर दिया तो क्या होगा? दूसरे एयरलाइंस कम प्राइस रखेंगे अभी भी। नॉट एवरीवन विल इंक्रीज द प्राइस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एंड देयर आर अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो। अब देख लेना आपका हाईवेज इंप्रूव हो रहा है सारा का सारा, तो कैन आई से इफ द टाइम बिटवीन 2 पॉइंट्स इज रिड्यूसिंग बाय रोड ऑल्सो, तो इट्स अ कॉम्पिटिशन फॉर योर एयरलाइंस। तो एयरलाइन इंडस्ट्री एक बहुत चैलेंजिंग इंडस्ट्री है। तो टाटा को लगा ऑब्वियसली देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एयरलाइन में कोई बड़ा नाम नहीं है तो मार्केट शेयर बहुत बड़ा मिल सकता है। आने वाले 10 साल में सब्सटैंशियल ग्रोथ इंडिया को देखने को मिलेगा। लिटरली बता रहा हूं, अगर हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से आप यूएस का 30% जीडीपी नंबर जो उनका है, आई एम टॉकिंग अबाउट 8 to 10 ट्रिलियन, अगर हम वहां पहुंचते हैं, एयरलाइन इंडस्ट्री विल बिकम 5 to 7 टाइम्स मिनिमम। आई रिपीट 5 to 7 टाइम्स। बिकॉज अभी भी जितने हमारे पास प्लेन्स है और जितने हमारे पास लोग हैं वो बहुत डिस्प्रपोर्शनेट है। अरे हमारे पास एयरपोर्ट ही नहीं है। मतलब इन रियल टर्म्स अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे तो बहुत ज्यादा स्केर्सिटी है। बहुत ज्यादा क्या है? और स्केर्सिटी होना मतलब लेस ऑफ सप्लाई मोर ऑफ डिमांड, लेस ऑफ सप्लाई मोर ऑफ डिमांड। एंड यू नो व्हाट हैपेंस इफ यू अप्लाई बेसिक इकोनॉमिक्स देयर? if normally the demand keeps on rising, if businesses will keep on making more money, they will not care same flight के लिए मुझे 5,000 देना हो या 10,000 देना हो, क्योंकि मेरा इनकम लेवल ऐसे भी ग्रो हो रहा है बिजनेस का। they will be ready to pay a premium price. Are you understanding that? एंड अगर रिसोर्सेज उतने ही रहे तो आपके लिए वो प्राइस का जो गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जाएगा। नॉर्मली एक बहुत अच्छा इंडस्ट्री है बट बहुत चैलेंजिंग है। एयर इंडिया को टर्न अराउंड लगा के क्लीन करना आसान चीज नहीं है। दे हैव हायर्ड पीडब्ल्यूसी कंसल्टिंग फॉर दिस पर्पस। यू विल बी शॉक्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द फीस चार्ज्ड बाय पीडब्ल्यू कंसल्टिंग टू एयर इंडिया विच इज ओन्ड बाय टाटास इनिशियल फेज में इज 30 crore रुपीज। आई रिपीट 30 crore रुपीज कंसल्टेंसी। हम तुम्हारे बिजनेस को टर्न अराउंड करके देंगे। क्या करके देंगे बिजनेस को? इंडिया में कंसल्टेंसी के लिए 30 करोड़ इज अ बिग नंबर। इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर फॉर यूएस बट फॉर इंडिया इट्स अ बिग। वन कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट, आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट्स गोइंग टू लास्ट फॉर एटलीस्ट 1.5-2 years, बट चार्जिंग 30 crore रुपीज, नॉट बीसीजी मैकेंजी, पीडब्ल्यूसी। जगह मेरा बात मतलब बीसीजी मैकेंजी सेम काम करने के लिए आता, कम से कम 4 times ऐसा चार्ज करता। जाना दीजिए। एनीवेज, वेयर वी आर, वेयर वी वांट टू बी। थर्ड इज हाउ वी कैन गेट देयर। कैन आई से यहाँ पे आप अलग अलग तरीके ढूंढेंगे, विल फाइंड डिफरेंट डिफरेंट वेज। कुछ नहीं, यहां से आगे सिंपल सा जर्नी है। सही जो रास्ता लगेगा उसे आप क्या करेंगे? चूज करेंगे, फाइंड द बेस्ट मेथड, एंड ऑब्वियसली वो बेस्ट मेथड को क्या करेंगे? अप्लाई करने का ट्राई करेंगे। बिकॉज आप अल्टीमेटली क्या चाहते हैं? पॉइंट नंबर ए से मूव करके हमने कहां पहुंचना चाहिए? पॉइंट नंबर बी के ऊपर। तो आखिरी स्टेप रहेगा हाउ कैन वी इंश्योर द अराइवल। मतलब सर सिंपल शब्दों में I will repeat in one quick sentence. Strategic management is a process. Strategic management is a process that helps a business. It is a process that helps a business in identifying where they are. It helps in setting your long-term goals. From where we are, it helps you in defining where we want to be. Then it helps you in identifying right strategies. Then it helps you in implementing that strategy. मतलब it helps you to reach point B from point A. मतलब it helps you to reach where you want to be. ये आपने डिफाइन किया और यहां तक आने में आपको जो प्रोसेस हेल्प करता है वो प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों? स्ट्रैटेजिक में। पूरा सब्जेक्ट इसी के अराउंड है। बी के लिए लेट्स स्टार्ट विथ वेरी वेरी बेसिक्स। हमारा मॉड्यूल शुरू करेगा स्ट्रैटेजी क्या होता है, हमारा मॉड्यूल शुरू करेगा मैनेजमेंट क्या होता है, फिर बताएगा दोनों को मर्ज करो, अब आएगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। नोटबुक में जाइए, गिव अ फर्स्ट हेडिंग। You will need a notebook for strategic management also. You know that, right? है ना?
आई नो आई मेड अ मिस्टेक कि मैं 30 मिनट ज्यादा बात कर लिया एक साथ में। अगली बार मैं ट्राई करेगा 15 मिनट बात करेगा, 10 मिनट लिखाएगा। डोंट वरी, आई विल मेक यू राइट अ लॉट, सो व्हेन यू राइट यू आर अवेक। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, राइट डाउन फर्स्ट हेडिंग, राइट डाउन फर्स्ट हेडिंग, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो, आई विल गो देयर, बट अभी हम एक्चुअली आईसीआई मॉड्यूल, आईसीआई के तरीके से आ जाएंगे पूरा डिस्कशन के लिए, घबराइएगा मत। थोड़ा आईसीआई मॉड्यूल के बारे में आपको 2-3 चीजें और बोल देता हूं। 5 चैप्टर है टोटल। चैप्टर के नाम के बारे में कभी सोचना ही मत, एकदम मिसलीडिंग है। मतलब ऑनेस्टली ओल्ड सिलेबस में चैप्टर के नाम भी लॉजिकल थे, सीक्वेंस भी लॉजिकल था। अब उन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से हैप्पीजार्डली, मतलब वो नया सिलेबस देना है उस चक्कर में एसएम तो कैसे भी बनाए हैं, लिटरली आपको बता रहा हूं। मतलब नॉट वर्थ इट, दे शुड हैव पुट गुड अमाउंट ऑफ एफर्ट अकॉर्डिंग टू मी। द ब्यूटीफुल सब्जेक्ट इंप्रूव कर सकते थे, खराब कर दिया है। अजीबोगरीब सीक्वेंस है। चैप्टर के नाम के बारे में दिमाग भी मत लगाना, रैंडम वर्ड है। मतलब एक्चुअली में जब आप पढ़ने के लिए जाएंगे, वो एनालिसिस साथ साथ में स्ट्रेटेजी भी लेके आ जाएगा, जबकि एनालिसिस और स्ट्रेटेजी दोनों अलग अलग दुनिया है, बट फिर भी वो एक चैप्टर के अंदर इंटरमिंगल्ड तरीके से लिखा हुआ है। चैप्टर के नाम पे फोकस नहीं करना है। किस पे फोकस करना है? आईसीआई ने एक इंटरेस्टिंग चीज बोला है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा मेरे लिए। 50 मार्क का टोटल वेटेज है। देव गिवन यू चैप्टर वाइज वेटेज। कैन यू गेस व्हाट देव डन? मतलब जो 20 पेज का चैप्टर है वो भी 10 मार्क, और एक 50 पेज का चैप्टर भी है। क्योंकि जहां जहां उसको लगा अभी किधर भी नहीं मिला, किधर फिट करूं, किधर कुछ समझ में नहीं है, सब लास्ट में इकट्ठा करते गए। वो चैप्टर 5 में सब इकट्ठा हो गया एक साथ में। मतलब वॉट एवर दे कुड नॉट अलोकेट इन एनी चैप्टर, इट जस्ट इकट्ठा 5 होकर के एक सिंगल चैप्टर बन गया, दैट इज चैप्टर नंबर 5। 50 मार्क, मतलब 50 पेज है, पर मार्क उसके लिए भी 10 रहने वाले हैं। कोई उनका और लॉजिकल डिविजन है नहीं, मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है। चैप्टर 1 का वेटेज 5 मार्क का भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। इंट्रोडक्शन टू एसएमए पहला चैप्टर पढ़ के तो आपको लगेगा वाओ एसएमए सो इजी, बट देन यू रियलाइज चैप्टर 5 में ही आधा सब्जेक्ट लिखा हुआ है। यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? मतलब इनिशियल फेज में आपको बहुत आसान लगेगा, बट अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ से देखेंगे तो एडवांटेज है। सबसे कम टाइम किधर डालेंगे? चैप्टर 5 को। सबसे ज्यादा टाइम आप इनिशियली चैप्टर 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, दे आर वेरी इजी चैप्टर्स। 20-25 पेज के हैं और आपको 30 मार्क्स मिल जाएगा आउट ऑफ 50, बहुत इजीली। मतलब कंपैरेटिवली इजी टू कैप्चर। तो आपको एक चैलेंज बता रहा हूं कि हमें हर चैप्टर को इक्वल वेटेज देना पड़ेगा, बट आईसीआई ने थोड़ा हैप्पीजार्डली कर दिया है मेरे हिसाब से। और सरप्राइजिंग, उन्होंने एग्जाम में ये सेक्शन वाइज वेटेज फॉलो भी किया है। तो पहला अटेम्प्ट आया, उन्होंने ये फॉलो भी किया है, कोई मेजर गैप नहीं है। एमसीक्यू के 15 मार्क्स प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, पर जो ओवरऑल 35 मार्क्स का पेपर था उसके हिसाब से इट लुक्स लाइक दे हैव कवर्ड इक्वल वेटेज ऑफ ऑल चैप्टर्स। दे हैव कवर्ड इक्वल वेटेज ऑफ ऑल चैप्टर्स। सिंपल शब्दों में बोलूं क्या, हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। 5 into 5 25 मार्क्स, बराबर है क्या नहीं है? मतलब एक क्वेश्चन के लिए मेरे को 50 पेज पढ़ने। अंडरस्टैंड, दैट इज हाउ चैलेंजिंग योर चैप्टर 5 विल बिकम, रिमेंबर दैट। तो कुछ कुछ चीजें बहुत आसान जाएगी, उसे आप आराम से एक्सेप्ट कीजिएगा। कहीं बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन भी होगी, थोड़ा आपको एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? कैन वी गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट चैप्टर? लुक एट द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। एकमात्र चैप्टर का नाम लॉजिकल है, दैट इज द फर्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। वो उन्होंने बिल्कुल भी खराब नहीं किया, एकदम लॉजिकल रखा है। इन योर चैप्टर नंबर 1, राइट डाउन हेडिंग नंबर 1, मीनिंग ऑफ द वर्ड मैनेजमेंट। हैव यू हेard द वर्ड मैनेजमेंट गाइस? मैनेजमेंट सुना आप लोग? अब मैं थोड़ा आईसीआई के सबसे पढ़ाएगा। मैनेजमेंट वर्ड का मतलब समझा आप लोग? सुना है आप लोगों ने? व्हाट इज मैनेजमेंट? स्कूल में पढ़ाया कभी आपको? देखो, पहले मैनेजमेंट पढ़ेंगे, फिर स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे, फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो व्हाट इज मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू यू? आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन। यही प्रॉब्लम, ये सब प्लीज आईसीआई मॉड्यूल के हिसाब से लिख के, मतलब ये सब मत लिख के लाना आंसर के अंदर। ये जो तुम अपने हिसाब से लिखोगे ना सब कुछ, आईसीआई को लगता है तेरे को आता ही नहीं कुछ, वो कट वट कुछ नहीं करेगा, सिर्फ प्लेन इग्नोर करके आगे चले जाएगा। तेरे को लगेगा उन्होंने तेरा आंसर चेक ही नहीं किया, नहीं चेक किया है, उनको कुछ लिखने लायक लगा नहीं। बात समझ में आया क्या?
Anyone else? What is the meaning of the word management? Anyone else? Meaning of the word management? Yes. Unfortunately, he is right. Unfortunately, I am not happy to say this. मतलब जो आपको स्कूल में घटिया डेफिनेशन पढ़ाई थी, बट इधर भी एक ट्विस्ट है. इन्होंने बोला मैनेजमेंट कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है. मैनेजमेंट की भी दो पर्सपेक्टिव हैं. हियर मी आउट. सबसे पहले अ सेट ऑफ पीपल, सबसे पहले अ सेट ऑफ पीपल, कुछ ऐसे लोग जो एक बिजनेस को रन करते हैं, मैनेज करते हैं, बराबर से चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो लोग भी मैनेजमेंट कहलाते हैं. वो लोग भी क्या कहलाते हैं? एंड वॉट दे एक्चुअली डू इज ऑल्सो मैनेजमेंट. मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, दे आर टेकिंग केयर ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज. एक्टिविटीज भी मैनेजमेंट है, एंड ग्रुप ऑफ पीपल हु आर टेकिंग केयर ऑफ दीज एक्टिविटीज, वो लोग भी मैनेजमेंट है. मतलब मैनेजमेंट इज एक्टिविटीज एज वेल एज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल. एक्चुअली सही भी है. सुनो, आपने सुना होगा इस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल. इस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल. या हम बोलते हैं कंपनी के अंदर प्रोसेसेस बहुत अच्छे नहीं है. कैन आई से? तब भी हम वर्ड यूज करते हैं मिसमैनेजमेंट. तब भी हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्टली मिस. तो एकदम सही है. मैनेजमेंट के पढ़ने के दो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं. एक, कुछ लोग जिनको मैनेजमेंट बोलेंगे. दूसरा, कुछ एक्टिविटीज, वो आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कचरा, वो वाला काम जो आप करने वाले हैं, वो भी क्या है? मैनेजमेंट. आइए आपको बेसिक मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट आईसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं. इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. द फर्स्ट हेडिंग, कैन यू सी अ वर्ड? कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. रीड अलोंग विद मी, देन आई विल हेल्प यू हाउ टू समराइज दिस. आपको वो लॉजिकल पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करके लिखने होंगे जो मैं आपको गाइड करूंगा, हेल्प करूंगा. पहले थोड़ा समझते हैं वो लोग क्या बोलना चाहते हैं. चैप्टर 1, मीनिंग ऑफ द वर्ड मैनेजमेंट. देखो, मैनेजमेंट can be understood from two point of views. सबसे पहले, it is used with reference to a key group. मतलब it is talking about a set of people in an organization. जो लोग क्या है? इंचार्ज है. जो लोग क्या है? इंचार्ज है ऑफ इट्स अफेयर्स. मतलब कुछ ऐसे लोग जो एक बिजनेस को रन करने के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है या इंचार्ज है. उन लोगों को भी हम क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट बोलेंगे. अब ये लोग जो एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, वो एक्टिविटीज भी क्या कहलाएगा? मैनेजमेंट. रीड सेंटेंस नंबर 2. द टर्म मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस. मतलब कुछ ऐसा प्रोसेस जो हम कैरी आउट करेंगे टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स. शायद आपने स्कूल में सुना होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग. सो दिस पार्ट इज ऑल्सो मैनेजमेंट. एंड ये एग्जीक्यूट करने वाले जो लोग हैं, वो लोग भी क्या है? मैनेजमेंट है. तो नोटबुक में जाइए, अंडर मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट राइट डाउन पॉइंट नंबर ए. राइट डाउन पॉइंट नंबर ए. मैनेजमेंट refers to a key group of people. Management refers to a key group of people in an organization. A key group of people in an organization who are in charge, or responsible, for day-to-day business affairs. मतलब एक बिजनेस को रन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को इंचार्ज बनाया जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है. वो ग्रुप ऑफ पीपल भी क्या कहलाएगा? मैनेजमेंट. एक प्रॉब्लम बोलता हूं आपको मैं, अभी ये मैं ही एक्सपीरियंस करता हूं. आपको ऑडिट में फिर से मैनेजमेंट नहीं पढ़ाएगा, तब मैनेजमेंट अलग होगा. हैव यू हर्ड द वर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? फिर समझना पड़ेगा व्हाट इज बीओडी, व्हाट इज मैनेजमेंट, एंड एक वर्ड आएगा टीसीडब्ल्यूजी. टीसीडब्ल्यूजी इज कॉल्ड एज दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस. अब वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है, वो फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग वर्ल्ड से रिलेटेड है.
और वहां भी वर्ड क्या मिलेगा, मैनेजमेंट। तो कैन आई से मैनेजमेंट यहां थोड़ा सा मतलब वो अपने हिसाब से ट्वीक कर देगा, चेंज कर देगा, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसा लगेगा दोनों सब्जेक्ट में है पर दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। यहां पे वर्ड आएगा इंटरनल कंट्रोल, क्या आएगा, इंटरनल कंट्रोल। सेम कॉन्सेप्ट ऑडिटिंग में भी आएगा, उधर उसका मतलब अलग होगा और यहां पे इंटरनल कंट्रोल थोड़े अलग डायरेक्शन में जाएंगे। दे विल हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, यहां वो एक बिजनेस को रन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, वहां वो बिजनेस को इवैल्यूएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेगा। थोड़ा आपका पॉइंट ऑफ व्यू या पर्सपेक्टिव क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इज द फर्स्ट सेंटेंस लॉजिकली क्लियर टू यू? स्पेंड 1 मिनट, एक बार रीड कीजिए, कंफर्टेबल लगता है नंबर 2 लिखेंगे। पढ़िए एक बार शांति से, आपने क्या लिखा है। Done? Write down point number B. Management is also used with reference to, management is also used with reference to, with reference to a set of interrelated functions, with reference to a set of interrelated functions and processes, interrelated functions and processes carried out by the organization, interrelated functions and processes carried out by the organization to achieve, carried out by the organization to achieve its certain objectives, to achieve its certain objectives। देखो उनके सेंटेंस में जानबूझ के मैंने एक वर्ड मैनेजमेंट फिर से यूज नहीं किया, वरना इट वुड हैव बिकम वेरी कंफ्यूजिंग एंड मेरे हिसाब से लैंग्वेज क्लियर नहीं होता। देखो उन्होंने क्या बोला है, मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज्ड विद रेफरेंस टू अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस। जो कौन कैरी आउट कर रहा है, मैंने मैनेजमेंट की जगह क्या बोला है, कैरी आउट कौन कर रहा है, ऑर्गन है। क्योंकि आपको एटलीस्ट समझ गया है कि ये मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ पीपल, ऊपर पॉइंट नंबर ए से। अगर आप इस सेंटेंस में फिर से मैनेजमेंट यूज करोगे तो मैनेजमेंट एक्सप्लेन कैसे करोगे, मतलब ये प्रोसेस कौन कैरी आउट कर रहा है, कंपनी कैरी आउट कर रहा है, क्या अचीव करने के लिए, कुछ ऑब्जेक्टिव्स। अब आपके ऑब्जेक्टिव्स के बहुत कैटेगरीज होते हैं, आपको बताएंगे, बट कैन आई से जनरली कुछ फंक्शंस या कुछ एक्टिविटीज एक बिजनेस लगाता है अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। वो एक्टिविटीज भी क्या कहलाती है, मैनेज। सिंपल है यार, कुछ एक्टिविटीज है जो मैनेजमेंट है, इनको एक्चुअली में ढंग से फॉलो करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसका, वो भी मैनेजमेंट है। बात खत्म। अरे समझ में आया क्या? So there are set of activities, they are called as management. The one who is responsible for these activities, they are also called as management. So they both will sound same, but actually में दोनों का point of view अलग अलग है। एक है activities, एक है लोग। Is that clear to you? Full stop करके sentence को complete कीजिए। These functions, full stop कीजिए, continue कीजिए। These functions includes का favorite, planning, organizing, planning, organizing, staffing, comma, directing and controlling, and controlling। ये सब आपने फाउंडेशन में या मेरे हिसाब से ओसीएम वगैरह में 11th में पढ़ लिया होगा। ये सेम चीज रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्लियर टू यू? विदाउट वेस्टिंग टाइम कैन आई गो नेक्स्ट? पक्का? मैनेजमेंट के लिए मुझे पता होना चाहिए दो पर्सपेक्टिव है, एक लोग, जो लोग बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, दूसरा दी सेट ऑफ एक्टिविटीज टुगेदर आल्सो कॉल्ड एज मैनेजमेंट। कैन आई गो नेक्स्ट गाइस? राइट डाउन हेडिंग नंबर 2, मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी। दिस इज अ गुड वन, मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी। देखो बच्चों, ऑनेस्टली आपको बोलूं क्या, कुछ कुछ चीजें बहुत ही सिंपल है और कुछ कुछ चीजें जेन्युइनली डिस्कस करने लायक है। अब यार मैं जानबूझ के क्या कर सकता था पता है क्या, मैनेजमेंट वर्ड को इग्नोर ही कर देता, क्योंकि तुमको आता है ना, मेरे को पता है तुमको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, आई कैन जस्ट इग्नोर। बट आई विल टेल यू व्हाट इज द प्रॉब्लम। मैं जब ये इग्नोर करते जाएगा तो आपके दिमाग का जो सीक्वेंस है फॉर अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट वो खराब होते जाएगा।
ध्यान रखो, मेरे को ये नहीं सोचना है कि तेरे को आज इंटरेस्टिंग क्या लगेगा वो पढ़ाऊं। वापस से मेरे को ये लॉजिकल अप्रोच लगता है कि इस सब्जेक्ट में चीजें है ही लिमिटेड, जिसे फालतू में स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है। यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। वेयर डिस्कशन नीड्स टू बी देयर विल डू दैट। पर जहां मुझे लगता है चीजें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फटाफट डिस्कस करने का, सुनने का, और आपको कोई चीज एक बार में समझ में आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। एसएम में ऐसा होगा, एटलीस्ट किधर तो ऐसा होना चाहिए ना। कम टू कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। यहां पे जेन्युइनली कुछ कुछ चीजें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेगी आपको, डोंट वरी। कैन वी गो नेक्स्ट? चलिए, व्हाट इज स्ट्रेटेजी? हियर मी आउट केयरफुली। अच्छा सेंटेंस है, अच्छा लॉजिकल वर्ड है, ये आपने कभी न कभी शायद स्कूल में पढ़ा भी होगा, बट यहां पे थोड़ा डिटेल में है और बढ़िया चीज है। स्ट्रेटेजी इनके हिसाब से मीन्स अ गेम प्लान। स्ट्रेटेजी मीन्स अ गेम प्लान, मतलब कुछ नहीं, सिंपल शब्दों में बच्चों, ये एक आपका पाथ है, आपका गेम प्लान है, आपका एक सोचने का तरीका है कि भाई मेरे जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उन्हें मैं अचीव कैसे करूं, मेरे जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उन्हें मैं अचीव कैसे करूं। वो अचीव करने का जो जरिया, जो तरीका मैंने बनाया है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजी। अब इसको ही फैंसी वर्ड्स में बोलेंगे, इट इज अ गेम प्लान फॉर अ कंपनी, इट इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। सुना के वर्ड ब्लूप्रिंट? कोई कंस्ट्रक्शन करने से पहले आप उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं, तो कहना इसे वो ब्लूप्रिंट इंडिकेट करेगा फाइनल आउटपुट कैसा आने वाला है। तो कहना इसे स्ट्रेटेजी इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है कि एक्चुअली में आप अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करने वाले हैं, आपका पाथ क्या होगा, आप कैसे अपने अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करके पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाएंगे। वापस से, कैसे अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करके पॉइंट ए से पॉइंट बी, याद है क्या, वेयर आर वी एंड वेयर वी वांट टू, यहां तक जाने का जो रास्ता है वही एक्चुअली स्ट्रैटेजी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रैटेजी। अब ये थोड़ा सा आपको ज्ञान देगा कि ये स्ट्रैटेजी वर्ड आर्मी से आया है, जहां पर हम सोचते थे कि हम कैसे हमारे एनिमी को आउटस्मार्ट कर देंगे, हाउ डू वी विन ओवर द एनिमी, उसके लिए वर्ड क्या था? स्ट्रैटेजी था। इज दैट क्लियर टू यू? अब स्ट्रैटेजी में बहुत सारा लिखा है, मतलब बहुत सारा, डेफिनेशन से 4-5 टाइप की लिखी है, तो आप जो मैं बोलता हूं फॉलो कीजिए। नोटबुक में जाइए, अंडर मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी राइट डाउन पॉइंट नंबर ए। अंडर मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी राइट डाउन पॉइंट नंबर ए। इट इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। इट इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एंटिटीज desired image. Long range blueprint of entities desired image, comma, direction, desired image, comma, direction and destination. And destination, full stop. In other words, continue कीजिएगा sentence. In other words, what it wants to be. In other words, what it wants to be, comma, what it wants to do, what it wants to do, and where it wants to go. Where it wants to go. पहले एक सेंटेंस लिखा, उसको दूसरे शब्दों में क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा, एक ही चीज को। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको समझ में आएगा कि सेम चीज को कैसे वो लोग 50 बार लिख सकते हैं और हर बार अलग अलग पॉइंट लिखने के मार्क्स भी मिलेंगे। स्ट्रेटेजी क्या है, उसके फीचर्स क्या है, इसके लिए भी 4 मार्क मिलेगा। आप घटिया है, क्या कर सकते हैं, वर्ड अच्छा है, लॉजिकल है, यूज आएगा। प्रॉब्लम क्या है, उनका एक्सपेक्टेशन ऑफ आंसर इज बैड। Teaching you strategic management is not a bad thing. Teaching you what is the meaning of strategy is not a bad thing. Teaching you what to write when the question comes on strategy is a bad thing. I don't know whether you are understanding. But कोई ऑप्शन नहीं है। देखो वापस से बोल रहा हूं एक बात, ये प्रोसेस बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है, बट आईसीआई के हिसाब से परफेक्ट है। आईसीआई के हिसाब से कोई ऑप्शन नहीं बेटा मेरे पास में। अगर मैं एक्सपेक्ट करूंगा ना कि तू ये खुद पढ़ ले, खुद लिख ले, मैं सिर्फ तेरे को मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजी बता, तो वापस बता रहा हूं, तू मेरे को समझा वो मैं तेने बता दिया, पर तूने क्या समझा और तूने क्या लिखा इज गोइंग टू बी वेरी बिग चैलेंज। आई हैव डन ऑल, मैं सब ट्राई टेस्टिंग कर चुका हूं। पहले मैंने भी नहीं लिखवाया है, बहुत साल पहले 2014-15 नहीं लिखवाया है। मेरे को लगा क्या लिखने की जरूरत है, सिंपल सा लैंग्वेज है, क्योंकि मेरे टाइम पे भी सेम सिलेबस था, हमने भी पढ़ के लिख ही लिया था, तो तुम भी लिख ही लोगे। ऐसा नहीं हुआ। यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। आई फॉलोड दिस स्ट्रेटजी फॉर ऑडिट ऑल्सो। सबसे पहले जब पढ़ाने के लिए गया, मेरे को लगा मेरे को उसको समझाना ऑडिट क्या होता है, समझाना है मेरे को उसको, ये थोड़ी बोलना तूने एग्जाम में क्या लिखना है, क्योंकि हमको कभी पढ़ा ही नहीं था वैसे।
हमको पता है कॉन्सेप्ट ये होता है, करना क्या एग्जाम में वो तूने सोचना चाहिए, बट थिंग्स हैव चेंज्ड, यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। वो ऐसा बुरा नहीं बोल रहा है यार, बदल गया तो बदल गया ना यार, अभी तो बाद में मेरे को समझ में आया नहीं इससे नहीं चलने वाला है, मैं क्या बोल रहा है वो अच्छा है, पर तू कितना रजिस्टर कर पा रहा है, कितना तेरे को एक्चुअली समझ रहा है, और तू कितना लिख सकता है। ऐसा ऐसा आंसर लिखेंगे ना बच्चे, तुमको एग्जाम्पल चाहिए ना, वेट फॉर इट। कल तक तुमको ही मैं इधर क्लास के अंदर बैठ करके एक मस्त क्वेश्चन पिक करेगा, जितना पढ़ाया होगा उसमें से तुमको आंसर लिखने के लिए बोलेगा, और तुम्हारे आंसर चाहिए तो यहां पे रीड आउट करेगा। इतने बिजार, इतने घटिया, इतने वाहियात आंसर्स लिखोगे, मतलब इट विल नॉट मेक सेंस। फिर प्रॉब्लम क्या होगा, मेरे को आई से मार्क्स नहीं देते, सेम चीज। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, आपको थोड़ा सा ये टफ प्रोसेस फॉलो करना पड़ता, कोई ऑप्शन है नहीं। लेट्स रीड द सेंटेंस अलोंग विद मी। देखो क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजी इज अ लॉन्ग रेंज मतलब लॉन्ग टर्म, स्ट्रेटेजी इज अ लॉन्ग रेंज मतलब लॉन्ग टर्म। क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाट सर, सुनिए मेरा बात, हर बिजनेस हमेशा ये डिफाइन करता है, आज मेरा करंट पोजीशन ये है, यहां से वेयर आई वांट टू गो, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस आई वांट टू बिकम, मतलब कैन आई से इज इट टॉकिंग अबाउट वेयर यू वांट टू बी। मतलब इन सिंपल टर्म्स आप डिफाइन करो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप 5 साल में क्या क्या प्रोडक्ट्स बना के बेचना चाहते हैं, आने वाले 5 साल में आप कितना मार्केट शेयर गेन करना चाहते हैं, आने वाले 5 साल के अंदर आप मार्केट में कैसा रेपुटेशन बिल्ड करना चाहते हैं। जब आप ये डिफाइन करते हो मतलब आप अपना फ्यूचरिस्टिक गोल्स डिफाइन करते हो। कैन आई से उस गोल्स को अचीव करने के लिए हम एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हम एक लॉन्ग टर्म प्लान, जो हमें इन गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा, वही प्लान स्ट्रेटेजी कहलाएगा। वही प्लान क्या कहलाएगा, मतलब इन सिंपल टर्म्स, दिस इज वेयर आई स्टैंड, दिस इज वेयर आई वांट टू बी, यहां तक जाने का जो पाथ और रास्ता है वो रास्ता क्या कहलाएगा, स्ट्रेटेजी कहलाएगा। यही बात वो लिखेगा अलग अलग तरीके से। सेंटेंस पढ़िए, लॉन्ग रेंज मतलब लॉन्ग टर्म, ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट मतलब स्केच, ब्लूप्रिंट मतलब स्केच और अ प्लान। किस चीज के लिए प्लान बनाया, देखो आगे सेंटेंस, ऑफ एंटिटीज डिजायर्ड इमेज, मतलब एक एंटिटी कैसा इमेज बनाना चाहता है, एक एंटिटी कौन से डायरेक्शन में मूव करना चाहता है, एक एंटिटी क्या डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहता है, मतलब आप क्या अचीव करना चाहते हो, कैसा रेपुटेशन बिल्ड करना चाहते हो, वहां तक जाने के लिए जो प्लान बनाएंगे वो प्लान क्या कहलाएगा बच्चों, स्ट्रैटेजी। इन अदर वर्ड्स देखो क्या बोला है आपने, वेयर इट वांट्स टू बी, व्हाट इट वांट्स टू डू, इन क्वेश्चन का आंसर जिस प्लान से मिलेगा वो प्लान आपके लिए क्या कहलाएगा, स्ट्रैटेजी कहलाएगा। इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी क्लियर टू यू, इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी क्लियर टू यू, यस और नो? राइट डाउन पॉइंट नंबर बी, write down point number B. Strategy is not a substitute. Strategy is not a substitute for sound, no substitute for sound, comma, alert and responsible management. No substitute for sound, alert and responsible management. अच्छा सेंटेंस है, सुनिएगा। सीधा रिलेशनशिप चैप्टर 5 में इसका डायरेक्टली, मतलब पहले दिन का जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्टली आपको ऑलमोस्ट लास्ट वीक के अंदर समझ में आएगा, बट बहुत लॉजिकल है। सुनिएगा क्या बोलता है आगे, कॉन्सेप्ट आएगा रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रैटेजी फॉर्म्यूलेशन एंड स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। मतलब सुनिए, आपने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया कि आप आने वाले 5 साल में जो आपके गोल्स हैं उन्हें कैसे अचीव करेंगे। यू मेड अ ग्रेट प्लान, आपका बिल्कुल लॉजिकल प्लान ऑफ अप्रोच है, वो आपने बिल्ड किया। बट एक बात बताओ, सिर्फ प्लान बनाना सफिशिएंट है क्या? डोंट यू थिंक, आपने कभी कभी सुना होगा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन शार्क टैंक, इंडिया वाला? थोड़ा थोड़ा कुछ तो देखा होगा कभी कभी, बराबर है। डू लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ द ओवरऑल शार्क टैंक? बी ऑनेस्ट, यू नो इट इज अ कॉपीड कॉन्सेप्ट राइट? ये तो पता है ना, कि पता चले हमने फेक को इतना, आई मीन इंडिया वाले को इतना बेचा कि हम ओरिजिनल भूल गए। सॉरी, नो ऑफेंस, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट वाज वेरी गुड, हमने उसको ड्रामेटाइज कर दिया है। मतलब अगर किसी को धंधा समझता है ना, सॉरी,
Shark Tank today is a perfect platform for advertising. Businesses who don't even need money want to go there just to get the publicity because सस्ते अमाउंट में अच्छा इंडिया लेवल का पब्लिसिटी हो जाएगा. प्लीज अंडरस्टैंड. आई होप यू नो. आप में से कुछ लोग मेच्योर्ड है जो समझ भी जाएंगे. जिन लोगों को थोड़ा बुरा लगा, सॉरी, आई डोंट केयर. बट यू नो व्हाट रियलिटी इज, अगर कोई एक्चुअली में आप स्टार्टअप के सेमिनार्स में जाएंगे या लोगों से बात करेंगे जिन्होंने अपने बिजनेस को बिल्ड किया है, यू नो एक टाइम था जब हम सबसे ज्यादा वैल्यू करते थे. दैट वैल्यू इज ऑफ द आइडिया. मतलब मेरा बिजनेस आइडिया क्या है, वो सबसे वैल्यूएबल चीज है. फाइनली आफ्टर गुड 15 years द इंडियन स्टार्टअप वर्ल्ड हैज रियलाइज्ड आइडिया का कोई वैल्यू ही नहीं है. इट्स नॉट वोडाफोन आइडिया आई एम टॉकिंग अबाउट. आई एम टॉकिंग अबाउट द बिजनेस आइडिया. उसका कोई, नो ऑफेंस, बिजनेस आइडिया का कोई वैल्यू ही नहीं है. द रियल वैल्यू इज, can you actually implement that idea? Because business ideas, majority, are very close to other business models which are working in other countries. Let me ask you a question. थोड़ा mature तरीके से सुन पाओगे ना? We all are selling make in India, make in India, make in India. अरे बराबर है क्या नहीं है? Don't think it's copy paste for made in China. देखो बुरा मत फील करना, वापस से बोला तुमको मैंने. इट्स अ कॉपी पेस्ट ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ इट. दिस नथिंग रॉन्ग. आई ऑलवेज बिलीव स्मार्ट पर्सन ऑलवेज कॉपीज द बेस्ट. अरे आई ऑलवेज बिलीव कि स्मार्ट इंसान वही है जिसको पता है बेस्ट चीज को कॉपी कैसे करने का है. आपका नया आइडिया हमेशा बेस्ट और चलेगा, कोई गारंटी नहीं है. आई टेल यू व्हाट रादर, दिस साइड ऑफ पीपल, प्लीज दिल पे मत लेना, वापस से मैच्योर टॉक करने का ट्राई कर रहा हूं मैं. हाँ, इट्स नॉट अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी, इट्स नॉट अगेंस्ट एनी लीडर, इट्स डिस्कशन प्योरली फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. इज दैट पॉसिबल? आई एम आस्किंग यू अगेन एंड अगेन. पक्का सुनना. वन साइड ऑफ पीपल, हियर मी आउट. इफ यू डिसएग्री विथ मी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, ठीक है. बट हियर मी आउट. वन साइड ऑफ पीपल, दे हैव अ इनोवेटिव वे ऑफ डूइंग थिंग्स. I will hear them out. Even they will have doubt on themselves and I will also doubt them. You know what I mean, right? क्योंकि जब वो बोलेगा मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं जो ऐसा 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 कर देगा, प्रॉब्लम ये है प्रोडक्ट ना उसने देखा है ना मैंने देखा है. You're understanding this? ना सर्विस उसने कभी एक्सपीरियंस की ना मैंने एक्सपीरियंस की है. तो कैन आई से दिस इज मोर लाइक ट्रायल एंड एरर मेथड. So if I put money in 10 ideas, 9 can fail. One can become Ola. It's possible. It's possible. One can become Airbnb. Nothing wrong with this approach. But can I say risk is high. दूसरा चीज बोलता हूं, जब दुनिया इतना मैच्योर्ड है, टेक्नोलॉजी इतना हाईली एक्सेसिबल है, और आपको यूएस का Airbnb बोलता है क्या कि तुम इंडिया में कोई सेम बिजनेस मॉडल मत बनाओ? नहीं बोलता है, धंधा तुम्हारा है. क्या उबर बोलता है तुम ओला ऐसा कंपनी मत चलाओ? ओला इज अ कॉपी ऑफ उबर. But they've done it better from Indian environment point of view. Are you understanding this? उनको इंडिया का बिजनेस एनवायरमेंट बेहतर समझा. कोई दिक्कत वाला बात नहीं है. कहीं ना कहीं तो ओला भी लैक करेगा, उबर भी लैक करेगा, तो थर्ड प्लेयर आएगा. अरे बराबर है क्या नहीं है? कहीं ना कहीं आपका मतलब डंजो फेल होगा तो पोर्टर आएगा. अरे अंडरस्टैंड दैट. आपका एक तो, बट अल्टीमेटली ये कोई नए आइडियाज नहीं है. दे आर बेटर कॉपी पेस्ट वर्जन ऑफ द ओरिजिनल आइडिया. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फर्स्ट मूवर एडवांटेज. There is something called as first mover and there is something called as last mover advantage. I believe last mover is the best one because last mover सब देख चुका है, उससे पता है what works and what doesn't work. Are you understanding? Maybe the entire world is thinking EV will change everything and Toyota is laughing. For that you need to understand what Toyota is thinking. They always believed in hybrid. And if you see carefully, hybrid numbers in India have caught up with the EV numbers in India. Economic Times last week. Are you understanding what I'm trying to say? So, हर business पागल, or maybe Maruti is thinking we were always right. Because Maruti से एक बार पूछा गया, are you not scared of Tata Motors in India? Tata Motors is catching up market share. They are in the EV business. They are spending so much money. They are investing so much money. Where is your EV? Maruti said India is not ready for EV.
The day India is ready for EV, we will make the best EV. That was bad. That is indirectly telling Tatas that your EV is not good enough. Are you understanding what I'm trying to say? But they took it gracefully. इसका मतलब नहीं टाटास ने मारुति पे कमेंट किया. It's just that मारुति ने अपने आप को उस क्वेश्चन से बचाया. अरे आपको हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी का स्ट्रेटेजी उसे तो लगता है ना बेस्ट है, बट वो सही हो या नहीं हो, वो विन करेगा कि नहीं करेगा, दैट इज फ्यूचरिस्टिक अप्रोच. इसीलिए वो क्या बता रहा है, अगर आप शांति से सोचें, ये जो साइड था जो नया बिजनेस आइडिया लेके आ रहा था, इधर रिस्क बहुत ज्यादा है. ये जो साइड है जो एक ऑलरेडी रन ट्राइड एंड टेस्टेड बिजनेस जो दूसरे कंट्री में चल रहा है, पैसा कमा रहा है, सेम मॉडल मेरे को बोलता है मुझे इंडिया में अप्लाई करना है, मैं बस इतना पूछेगा क्या ये सेम मॉडल इंडियन एनवायरमेंट में वर्क कर सकता है? अगर हां तो आई विल पुट मनी देयर. व्हाई? बिकॉज मुझे इस बिजनेस का वैल्यूएशन जस्टिफाई करना आसान होगा. मैं बोलूंगा सेम धंधा दूसरे कंट्री में इस स्केल से चालू हुआ था, उसने ये अचीव कर लिया, हमारे कंट्री में शायद इसका इतना परसेंट चीज अचीव कर लेगा, इसका वैल्यूएशन जस्टिफाइबल है, प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा डिफिकल्ट नहीं है बोलना. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन द मेड इन इंडिया कैंपेन. मेक इन इंडिया कैंपेन इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, बट कभी कभी हमको समझना पड़ेगा हम ये कॉपी तो किधर से कर रहे हैं ना, बराबर है कि नहीं है. एंड इट्स ओके, 20 years ऑन द लाइन मे बी चाइना विल से वी डिड इट बेटर. अरे 20 years on the line, they may end up saying that yes, they have performed it better, but you never know. It's a good competition. You're understanding this? Are you understanding? Simple the sentence आपने लिखा. Strategy is not a substitute. मतलब strategy बहुत बढ़िया है, but अगर आपका implementation करने के लिए management बढ़िया नहीं है ना, तो सिर्फ अच्छा strategy होने से कुछ नहीं होगा. मेरे हिसाब से चाइना का strategy हमेशा से बहुत सही था. चाइना का स्ट्रेटजी हम, एंड यू नो दैट दिस स्ट्रेटजी इज ऑपोजिट ऑफ जापान स्ट्रेटजी. लास्ट 2 minutes, आई विल नॉट ट्रबल यू. जापान 1960 to 1980 एग्जॉर्बिडेंट ग्रोथ. एग्जॉर्बिडेंट मतलब जो कंट्रीज आज अचीव करना चाहते हैं, दे अचीव्ड इन 1980. यू डोंट नो दैट? टेलिंग यू. दे बिकेम सो स्ट्रॉन्ग, लिटरली सो स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, जो हम मतलब आज बहुत सारे कंट्रीज अचीव इन 2025 अचीव करना चाहते हैं. जापान डिड दिस इन 1980, बट उन्होंने इतना फास्ट ग्रो किया कि उन्हें खुद समझ में अब हम ग्रो ही नहीं कर सकते. वी हैव क्रॉस द लेवल्स. मतलब जो हमने अगले 40 साल में करना चाहिए था वो 10 साल में कर लिया है. यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? नाउ व्हाट टू डू? आई डोंट नो. जापान वाज कंफ्यूज्ड. या फ्रॉम 1980 दे वर कंफ्यूज्ड, एंड टिल 1980 जापान प्रूव्ड टू द वर्ल्ड इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. Japan proved to the world it's all about quality. If it's Japanese made, quality will not be compromised. Rather, उन्होंने दुनिया भर में सिर्फ क्वालिटी के ऊपर अलग अलग टीचिंग्स दिए. कुछ कॉन्सेप्ट्स है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सुना है क्या वर्ड कभी? है बेंचमार्किंग, BPR, बहुत सारे फैंसी कॉन्सेप्ट्स हैं, बट द बेस्ट वन हैज ऑलवेज बीन TQM, दैट इज कॉल्ड एज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. एक और है जो आजकल यूज होता है, 6 सिग्मा. सुना है क्या कभी? 6 सिग्मा इज लाइक अ सर्टिफिकेशन. तुम इतना ब्रिलियंट अपने बिजनेस प्रोसेस के अंदर 1 मिलियन बार जब अगर प्रोसेस किया, द मिस्टेक इज लेस देन 4. द मिस्टेक इज लेस देन, आई मेक द सेम प्रोडक्ट, क्वांटिटी 1 मिलियन. माय अबनॉर्मल आइटम्स, मतलब जो टूटे फूटे आइटम निकलेंगे, इट इज लेस देन 4 आउट ऑफ 1 मिलियन. मतलब मेरा प्रोसेस कितना क्लीन रहेगा, कितना अच्छा रहेगा कि मैं प्रोडक्ट जो बनाने के लिए जा रहा हूं 99 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मेरा प्रोडक्ट बेस्ट ही निकलेगा. दिस इज व्हाट जापान ट्राई टू अचीव वे अर्ली इन देयर इकोनॉमी. एंड ऑब्वियसली उन्होंने क्यों किया, उसके पीछे उनका हिस्ट्री है. जापान वाज अटैक्ड बाय हिरोशिमा नागासाकी अटैक, यू नो दैट राइट? देन दे रियलाइज दे डोंट लाइक यूएस, बट देन दे रियलाइज वी कांट सर्वाइव विदाउट यूएस. तो एक काम करते हैं, उनको ही प्रोडक्ट बना के डंप करते हैं, उनसे पैसा कमाते हैं. इट रीच द लेवल वेयर यूएस बॉन्ड्स के अंदर मेजोरिटी पैसा जापानीज का था. यू डोंट नो द हिस्ट्री पूरा का पूरा, पढ़ना कभी समय मिले. चाइना, जब जापान ने ये एक्सेप्ट किया कि हमारा ग्रोथ खत्म हो चुका है, तब चाइना ने बोला दिस इज द टाइम फॉर क्वांटिटी, दिस इज द टाइम फॉर. दे वेंट एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ जापान. जापान थॉट अबाउट क्वालिटी, चाइना थॉट अबाउट क्वांटिटी, एंड वहां से चाइना का ग्रोथ स्टोरी शुरू हुआ. एंड चाइना ने बोला दुनिया में कंपनी का ब्रांड किसी भी कंट्री का होगा, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होगा. मतलब द ब्रांड में ओरिजिन फ्रॉम यूएस, इट में ओरिजिन फ्रॉम फिनलैंड, इट शुड बी मेड इन चाइना.
मतलब वी विल नॉट, चाइना बिलीव्ड वी डोंट केयर अबाउट द ब्रांड वैल्यू, वी केयर दैट एवरी ब्रांड हैज टू कम टू चाइना फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हमसे सस्ता क्वांटिटी में कोई बना के नहीं देना चाहिए, हमसे सस्ता क्वांटिटी में कोई भी बना के, तो एंटायर वर्ल्ड विल बिकम डिपेंडेंट ऑन अस, एंटायर वर्ल्ड विल बिकम डिपेंडेंट ऑन, इट एक्चुअली हैपेंड, इट ट्रूली हैपेंड, एंड देन सडनली यूएस में एक प्रेसिडेंट आए, डोनाल्ड ट्रंप, एंड देन चाइना को लगा कि वो सीरियस आदमी नहीं है और वो ज़्यादा सीरियस निकल गया, एंड देन द ट्रेड वॉर स्टार्टेड, एंड देन कोविड हैपेंड, और पूरा जो चाइना का पूरा बनाया हुआ कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा। हालांकि अभी भी चाइना के नंबर्स अच्छे हैं, अभी भी चाइना में ग्रोथ है, उनका स्टॉक मार्केट नीचे है, इसका मतलब ये नहीं चाइना में ग्रोथ नहीं है, उनके अपने प्रॉब्लम है, बट स्टिल कंट्रीज आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन चाइना। दिस इज वेयर इंडिया रियलाइजेस लेट्स क्रिएट मेक इन इंडिया, because China is not in the sweet spot, India is in the sweet spot. Everyone likes our country today because we are everywhere. I mean, you know what I mean, right? We're truly everywhere, yaar. You go to any country, you'll find an Indian turn. Just it's, आप समझ रहे हो मेरा बात? It's common. So we're in the sweet spot. Why not use this reputation of India currently and get as much control as possible in the world business? Are you understanding that? So Make in India is a good way of actually trying to do, and according to me हम शायद Make in India कर रहे हैं as a combination of Japan China theory. सोचिएगा इसके बारे में, we are not only about quantity and we are not only about quantity, we are always famous for jugaad. You're understanding my point? We'll create the product which you believe is the best product because of the right price. Understand? I will not give you the most premium one, I will not give you the cheapest one, I'll just make you compromise with the mediocre one. You're understanding my point? क्योंकि मैं आपको दोनों साइड का स्टोरी दिखाऊंगा, ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है, इसको बोलते हैं बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। क्या बोलते हैं? आगे आने वाला है। अभी के लिए क्या आपको बेसिक मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी समझ में आया क्या? आपने जो लास्ट सेंटेंस लिखा उस सेंटेंस का मतलब है बच्चों, सिर्फ बढ़िया स्ट्रेटेजी होने से कुछ नहीं होगा, इससे आप मैनेजमेंट को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो, आपको एक रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, अलर्ट मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, साउंड कुछ नहीं, क्वालिटीज बोल रहा है, बढ़िया मैनेजमेंट होना चाहिए, सिर्फ स्ट्रेटेजी सफिशिएंट नहीं होगा। इज दैट क्लियर टू यू? उधर ब्रैकेट्स में एक सेंटेंस लिख दीजिए, ब्रैकेट्स में एक सेंटेंस लिख दीजिए, इस पॉइंट नंबर बी के साथ में ब्रैकेट्स में एक सेंटेंस लिख दीजिए, रीड रिलेशनशिप बिटवीन, ब्रैकेट्स में लिख दीजिए, रीड रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रैटेजी फॉर्म्यूलेशन, रीड रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रैटेजी फॉर्म्यूलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, रीड रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रैटेजी फॉर्म्यूलेशन, फॉर्म्यूलेट करना स्ट्रैटेजी को, एंड इंप्लीमेंटेशन इन चैप्टर नंबर 5। ये इसलिए लिखवाया है, जब आप 5 पढ़ेंगे और जब आप खुद से रिवाइज करने के लिए चैप्टर 1 में आएंगे तो ये सेंटेंस आपको लॉजिकल लगना चाहिए। कभी कभी आईसीआई बहुत परेशान करता है, सेंटेंस यहां से उठाएगा, क्वेश्चन चैप्टर 5 का पूछेगा, ये सेंटेंस उठाएगा और बोलेगा देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन, एक्सप्लेन। तू कंफ्यूज हो जाएगा, चैप्टर 1 से क्वेश्चन है कि 5 से है। अरे बात समझ में आया क्या? अरे समझा क्या? पक्का? इसी तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे। जस्ट हियर मी आउट फॉर लास्ट 2 मिनट्स। मैं ये आपको, तुम लोग कैसे डिसाइड कर लिया खत्म हो गया? मैंने कोई हिंट ही नहीं दिया कि मैं अगला सेंटेंस नहीं पढ़ाने वाला तुमको। अच्छा 2 मिनट बोला था क्या मैंने तुमको? अच्छा हियर मी आउट नाउ फॉर लास्ट 2 मिनट्स। देखो आपने एक चीज रियलाइज किया होगा बच्चों, सुनो 2 मिनट के लिए। जैसे ही हम थोड़ा सब्जेक्ट से बाहर गए तो मजा आना शुरू हो गया। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बहुत टफ होता है कंट्रोल करना, इट्स वेरी टफ। बट क्या है प्रॉब्लम, सिर्फ वही साइड में अगर मैं रहा तो एग्जाम में बहुत डेंजरस हो जाएगा। ऑनेस्ट, मैं अपने आप को बहुत सालों से डिसिप्लिन किया है कि मुझे कैसे बैलेंस ट्राई करने का है। ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट यस, वेर एवर आई फील कि थोड़ा सा कुछ एडिशनल साइड आपको बता, सर वो जापान चाइना के बारे में क्यों बात करेगा किधर भी, बट आई बिलीव अगर थोड़ा बहुत मैंने रीड किया है जो मुझे लगता है रेलेवेंट है, वैलिड, आई कैन शेयर माई ओपिनियन। अंडरस्टैंड वंस अगेन, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। मैं नहीं चाहता हूं आप इससे कंपल्सरी अग्री करें या डिसएग्री करें, व्हाटएवर, दैट्स योर चॉइस। आपने अल्टीमेटली क्या करना है।
बट बच्चों हमको 70 to 80% अनफॉर्चुनेटली आईसीआई का अप्रोच फॉलो करते रहना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में मैं आपको कल लिटरली बता रहा हूँ, फाइनली वंस वी आर डन विद द स्ट्रेटेजी आई विल शो यू 1 or 2 क्वेश्चंस एंड यू विल रियलाइज दैट टू राइट देयर आंसर्स आपको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा उनके मॉड्यूल के लैंग्वेज पे। अपना जो लैंग्वेज है आईसीआई का वही सेम लैंग्वेज अपने मॉड्यूल में यूज किया है, मतलब वो लैंग्वेज साथ में बहुत आपको थरो होना पड़ेगा, तो ही जाके आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। और आपको जो लिखवाया जा रहा है प्लीज आप उसको लिखिएगा, ढंग से रीड कीजिएगा। हर दिन आपसे एक सिंपल एक्सपेक्टेशन है, वी हार्डली रोट अ पेज आई थिंक, एंड कभी कभी ऐसा होगा 2 या 4 पेज हायर साइड के अंदर, उससे ज्यादा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में नहीं होने वाला है। आप बस घर जाके जो लिखा है उसे शांति से रीड कर लें एक बार, किसी एक दिन समय मिलेगा, एक पूरा चैप्टर का अच्छा पोर्शन खत्म हो जाएगा। आई विल टेल यू इतना पार्ट एक बार जाके अपने मॉड्यूल से पूरा रीड कर लो। कुछ क्वेश्चंस आपको साथ साथ में पैरेलली मार्क करवाते जाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस उसमें से क्लास में डिस्कस हो जाएंगे, कुछ मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप घर जाके शांति से पढ़ें, एक आध लिखने का ट्राई करें। आई विल टेल यू दैट दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, आप बस उसे फॉलो करें। जेन्युइनली बता रहा हूं, honestly, FM is a far more interesting subject. It's something that is not comparable with business. The strategic management will become very general in nature. But from exam point of view, actually SM will become very scoring because यहाँ पे सरप्राइज आने के चांस कम होते हैं। FM में लिटरली किसी भी चैप्टर से कोई भी सरप्राइजिंग एलिमेंट आ सकता है। SM में कंपैरेटिवली रिस्क कम है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो थोड़ा सा आप अगर कॉन्फिडेंट रहेंगे, और बच्चों लास्ट पेपर होता है, बच्चा ऑलमोस्ट थक जाता है लास्ट पेपर तक पहुंचते पहुंचते, तो यू नीड टू बी सो गुड विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दैट यू कैन डिवोट मोर टाइम विद FM एंड देन यू कैन बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन योर एग्जाम। इज दैट क्लियर टू यू? लास्ट थिंग, I'm not teaching you, hear me out. We are the only one who has the odd timing of strategic management. I'm sure some people will be able to finish by 5:30, some by 6, some by 6:30, whatever it is. Our time is going to be this only. Strategic management will start every day at 5:30. Some days, if the topic actually gets over at around 6:30, 6:40, 6:45, और मुझे मालूम है अगला वाला टॉपिक नहीं होने वाला है, I will leave you. Maximum time slot is 7 p.m. You're understanding my point? I don't want to go even 1 minute beyond that on any day. I really mean that. Number 2, there is no lecture on any Sunday for strategic management. Oh, it's normal. I do it every batch. It is abnormal for you. I said strategic management. For audit, I will explain you tomorrow. नहीं, in audit also, there will not be any lecture for any Sunday except last 2. हर बार ऐसा होता है, लास्ट 2 संडे लेक्चर रहता है, मेरे से लास्ट 2 संडे नहीं हो पाता, उसके पहले मैं कोई भी संडे खुद नहीं आएगा। 100% कॉन्फिडेंट हूं मैं इसके बारे में। इज दैट क्लियर टू यू? एक चीज और, अरे सुनो, तुम्हारे काम की चीज है। मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बाय 21 और 22 जुलाई खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम रोज 1.5 घंटे पढ़ेंगे। इट्स गोइंग टू बी 1.5 hour slot, and I'm assuming if you are very sincere through the entire process, max is 25th, target is 21, 22. Ideally उतना ही आर चाहिए, with all the questions we should be done. After that I believe you will have additional time slot in the evening. आप उसको जेन्युइनली ग्रुप 2 में जो भी सब्जेक्ट चैलेंजिंग लग रहा है और रिवाइज करने के लिए, खुद का पढ़ाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? You better be sincere, and I hope the same from my side. Are we good? See you tomorrow. Enjoy. Have a good day. Bye-bye. Thank you.